अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं हाफिज नजम साकिब और मेरे साथ हैं हलीमा जुल्फिकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नजब, सुबह सुबह जब हम यहाँ पे आ रहे होते हैं तो ट्रैफिक जो है अब मुझे लगता है हर वक्त ही हाईवे पे मौजूद होता है। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि कोई 10 साल पहले यूरोप में ये ट्रेंड आना शुरू हुआ था कि जिस बंदे ने भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता था, जो 25 से 30 मिनट की ड्यूरेशन होती थी, वो ट्रैफिक के पेज पे एक स्टेटस डाल देता था कि मैंने ये जाना है और मेरी गाड़ी जो है वो खाली जा रही है। और जिस बंदे ने भी जाना होता था उसी डेस्टिनेशन पे वो उसे मैसेज कर देता था कि मुझे भी आप अपने साथ ले जाएं। ये चीज़ मुझे आज देख के याद है कि मैंने नोटिस किया कि हर गाड़ी में तकरीबन एक इंसान बैठा हुआ है। हाँ। फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा हो रही है, गाड़ियों की तादाद भी बढ़ रही है और ट्रैफिक जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप किसी भी टाइम हाईवे पे सफ़र कर लें, आपको बम्पर टू बम्पर गाड़ी मिलेगी। ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे आप शायद अगर लेट हो रहे हैं तो गाड़ी थोड़ी सी तेज चला लें, ऐसी ट्रैफिक नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे वहां का याद आया कि 10 साल पहले ये चीज़ें वहां पर प्रैक्टिस हो रही थी। तो अब फ्यूल की भी जो हालात हैं पूरे दुनिया में ही एक टाइम आ रहा है कि वो कम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हमें भी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगेन हलीमा, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जिसने 25 से 30 मिनट का मार्जिन रख के जाना है वो घर से निकलता ही 20 मिनट का टोटल मार्जिन रख के। तो इसके लिए भी आपको एक नई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि 1 घंटा पहले आप जाएंगे, स्टॉप से वहां से पिक करेंगे और फिर उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होगी। लेकिन ट्रैफिक की सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। तो इंस्टेंट टिप अगर मैं दूं तो वो ये है कि अगर आपने 30 मिनट का आपका मार्जिन है तो ज़रा 40 मिनट 45 मिनट का मार्जिन रख के घर से निकलें, ताकि आपका कोई ज़रूरी काम है तो वो मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर आपका ज़रूरी काम नहीं है तो तेज़ ड्राइविंग की ज़रूरत नहीं है। सुकून से जाएं। सुबह सुबह इतने रश में भी मैं हलीमा देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, सेफ्टी बेल्ट्स जो हैं उसको अवॉइड कर रहे हैं। इवन बाइक पे मैं देखता हूँ कि बच्चे जा रहे होते हैं स्कूल और वो भी अपने फादर के साथ जा रहे होते हैं, या भाई होता है बड़ा तो वो इतनी तेज़ ड्राइविंग हो रही होती है। तो इस चीज़ को बहुत देखने की ज़रूरत है। खबर जो हम शेयर करेंगे वो आपसे है फ्लड के हवाले से। फ्लड की सिचुएशन हमने देखा कि अभी रिसेंटली एंजेलिना जोली का भी विजिट था पाकिस्तान का, और उसमें भी उन्होंने दुनिया से अपील की। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के इजलास में हमने देखा तुर्की के सदर ने अपील की, अमरीकी सदर ने भी अपील की है कि पाकिस्तान की बढ़ चढ़कर मदद की जाए। जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, पाकिस्तान उस चीज़ का शिकार है जिसमें उसका इतना कंट्रीब्यूशन ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। नजम, अगर हम लोग फ्लड की बात करें तो जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन देख रहे हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे वो और इस तरह के लोग हों, वो देख के और ज़्यादा हैरान हो रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप दूर होते हैं आपको इतनी ऑन ग्राउंड सिचुएशन पता नहीं लगती, और जब आप यहाँ आते हैं, जैसा आपने एंजेलिना जोली साहिबा का जिक्र किया, वो जब यहाँ आई तो बहुत मकामात पे हमने उनकी फुटेजेस देखी, उनकी आंखों में आंसू थे। मतलब जिस तरह बंदा हो रहा होता है ना कि मैं कुछ करूं और इन लोगों के हालात शायद बेहतर हो जाएं, तो उस किस्म की उनकी जो है वो एक बॉडी लैंग्वेज उनकी पता लग रही थी कि कुछ इस किस्म की थी। तो जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको यहाँ पे मामले की संगीनी का और ज़्यादा दिन ब दिन एहसास होता जा रहा है कि ये चीज़ें जो हैं करना कितनी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। मदद जो है वो बाहर के ममालिक कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद भी उन लोगों की मदद करनी पड़ेगी। और मदद हमेशा, मैं और नजम यहाँ से हमारे प्लेटफॉर्म से यही मैसेज देते हैं कि मदद कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, मदद छोटी छोटी चीज़ों से भी हो सकती है। हमने आप लोगों को दवाइयों का कहा कि आप लोगों के घर में अगर एक्स्ट्रा दवाइयाँ हैं उनकी एक्सपायरी डेट चेक करके वो उन तक पहुँचा दें। कोई एक्स्ट्रा कपड़े हैं क्योंकि आगे जो है वो सर्दियाँ आ रही हैं, वो उन तक पहुँचा दें। कोई इस तरह के सिरम्स हैं जो मॉस्किटो सिरम्स हैं या इस तरह की चीज़ें उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि आगे आ रहा है नजम डेंगी की अभी भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। और आगे आने वाले दिनों में एक एक दिन करके एक एक जगह पे डेंगी जो है वो और ज़्यादा वर्स्ट होता जा रहा है। और डेंगी के अगर हालात के बारे में आपको बताएं तो फिगर्स तो हम लोग शेयर करते ही रहते हैं। पहले भी मैंने खबर शेयर की थी कि छोटी जो मछलियाँ हैं वो पानी में छोड़ी जा रही हैं ताकि वो डेंगी के लार्वों को खाएं और उन मच्छरों को पैदा होने से पहले ही शायद रोका जाए। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। इस तरह के सिरम्स लगाएं, फुल स्लीव्स पहने। रोज़ ये चीज़ें आप लोगों को बताने का ये मकसद है ताकि आप लोग इस पर ऑटो ट्यून हो जाएं और आप लोगों की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग खुद ये काम करना शुरू कर दें, क्योंकि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। बिल्कुल, एहतियात इलाज से बेहतर है। और जितनी कोशिश हो सके फ्लड विक्टिम्स की मदद करें और डेंगू से अवॉइड करें। और उसके लिए बेसिक से टिप्स हम हर दफ़ा देते हैं कि स्लीवलेस ज़रा अवॉइड करें पहनना, टी शर्ट्स जो हैं वो भी फुल स्लीव्स पहनें।
उसके साथ साथ शॉर्ट्स जो हैं उनको भी अवॉइड करें। शाम में बाहर बैठना अगर आपने है तो पंखे का इस्तेमाल करें, वरना आजकल शाम में बाहर बैठना भी अवॉइड करें। बिल्कुल जी। अच्छा। नजम, ये तो हो गई न्यूज़। अब मेरे ख्याल से आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें इसके बारे में क्या बात करनी चाहिए, क्योंकि जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, जब कैमरा उनकी तरफ जाएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक ऐसा नौजवान जिसने अपने करियर का आगाज़ 1963 में किया और 7 साल बाद वो यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इलेक्ट हो गए, और उसके 3 साल बाद नजम उन्होंने हमारे मुल्क का पहला आइन तश्कील दिया। तो इसके अलावा उनके बारे में मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनके बारे में और क्या कहूँ। अचीवमेंट्स का सिलसिला अगर मैं शुरू करूं तो शायद बहुत वक्त निकल जाएगा, लेकिन एक एक अचीवमेंट पे हम उनसे आज बात करेंगे। बहुत कम लोग हैं जो तारीख को सही तरीके से पाकिस्तान की जिन्होंने ऑब्जर्व किया, सिर्फ पढ़ा नहीं हलीमा, ऑब्जर्व किया, हर सिचुएशन पे मौजूद थे। चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश की अलहदगी का वाक़या हो, तो ढाका के अंदर पहला असम्बली का सेशन इन्होंने अटेंड किया। फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हैं, ख़ुद एक इतनी बावकार शख्सियत हैं। और इस वक्त अगर मैं जिक्र करूं साथ ही साथ तो सीनियर अटॉर्नी एट लॉ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं, और ये हाईएस्ट किसी भी लॉयर को पाकिस्तान के अंदर जो पोजीशन मिल सकती है वो ये है। पॉलिटिकल करियर बहुत कमाल का। पीपल्स पार्टी इनके घर से बनी, पीपल्स पार्टी जो रूल कर चुकी है इतनी दफ़ा पाकिस्तान पे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात करें, बेनज़ीर बीबी की बात करें, जरदारी साहब का टेन्योर देखें, और अभी भी सिंध में उन्हीं का राज है। तो पीपल्स पार्टी इनके घर से बनी। इन्होंने हर गवर्नमेंट को करीब से ऑब्जर्व किया, डिक्टेटरशिप के दौर में भी बड़ा करीब से इन्होंने ऑब्जर्व किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के एरा में इन्होंने बहुत पाकिस्तान की डिफरेंट पोजीशंस पर काम किया, और सिर्फ नेशनल नहीं, ये मैं बताना चाहूँगा इंटरनेशनली प्रेजेंट किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के 2007 के सेशन में भी इन्होंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया, वहाँ पर स्पीच दी। और अभी तक आप लोग गेस्ट कर चुके होंगे, और अगर आप लोग गेस्ट नहीं कर चुके तो मैं तारुफ करवाता चलूँगा। वी फील ऑनर कि इनसे हमने रिक्वेस्ट की, इन्होंने टाइम दिया, तो आज ये इट्स काइंड अ ट्रिब्यूट वी आर पेइंग टू वन एंड ओनली फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973, मिस्टर Ahmad Raza Khankasuri sir. Assalamu alaikum sir. You are welcome, Hafiz sir. Very kind of you. Thank you so much for your time and good morning. Very kind of you. मैं बड़ा मशहूर हूँ आपके अदारे का कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे कि मैं बहुत सारे मेरे ज़हन के वो दरीचे जो अभी तक बंद पड़े हुए थे, शायद मुझे आज मौका मिले कि मैं अपनी नई नस्ल को जिनको पाकिस्तान के बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा पता है उनको मैं बता सकूं। तो मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका सर। थैंक यू सो मच, इट्स रियली एन ऑनर। सर, हम स्टार्ट करना चाहते हैं आपके बचपन से। बचपन में क्या शौक़ थे आपके, कहाँ पर आपकी पैदाइश हुई, ज़रा फैमिली बैकग्राउंड का भी थोड़ा सा हवाला दें आप प्लीज़। आई वॉज बॉर्न इन 1938, उसी 2 September 1938 at Kasur. See, मेरे from my father's side, we are basically Afghans. We are not Punjabis. We are basically Afghans, and we are warriors. See, एक बड़ा फेमस हिस्टोरियन है खान बहादुर मियाँ मोहम्मद शफ़ी। उन्होंने एक मकाला 1929 में अपना उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में लिखा। उसका अनवान है अफ़गान कॉलोनी एट कसूर। एंड ये जो खान बहादुर थे, इन 1932 ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़, उलूम मशरक़ के प्रोफेसर थे एट ऑक्सफोर्ड। जब अंग्रेज़ की तूती बोल रही थी तो ये जो खान बहादुर थे यही वाज प्रोफेसर एट ऑक्सफोर्ड। तो यू कैन इमेजिन उनकी एकेडमिक पोजीशन उसी थी। वो अपने मकाले में 2 चीज़ें मेरे ख़ानदान के बारे में लिखते हैं। एक तो कहता है कि ये रेयर फैमिली है पूरे सब कॉन्टिनेंट में कि जिनके आबाओ अजदाद तीनों पानीपत की जंगों में दे वर कमांडिंग जनरल्स थी। वी वर इन पानीपत इन 1526। वी ब्रॉट ज़हीरुद्दीन बाबर एंड हमारे बुजुर्ग का नाम था सलीम खान जमंद उसी, जिसके साथ कोई 1000-1200 हथियारबंद लोग साथ थे। तो वी
fought brilliantly at Panipat, and हमने install किया he was in Babar. Then we were in Panipat in 1556. We defeated हिमू बकाल और हमने इंस्टॉल किया हुमायूं जो कि एग्जाइल में था 15 साल की ईरान में, वापस आया तो उसको हमने बैठाया थी. एंड थर्ड टाइम वी वर इन पानीपत in 1761. We took Ahmad Shah Abdali to Panipat and we defeated Marhatas. वरना मरहटा जो थे वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रही थी, उसको उस वैक्यूम को मरहटास कर आ रहे थे. और ये वही मरहटा है जिन्होंने गुजरात में 2-2.5 हज़ार मुसलमानों को मार दिया. आज जबकि टीवी है, मीडिया वेरी पावरफुल, तो वो 300 साल पहले अगर सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को उस जज्बे से, उसी जो उनका हिंदुत्व का उनका कॉन्सेप्ट से पूरे मुसलमानों को ख़त्म कर दे, कौन उनको पकड़ता. तो वी टुक अहमद शाह अब्दाली, उसी शाह वलीउल्लाह ने देहलवी ने उनको इनवाइट किया और अहमद शाह अब्दाली इंडिया में आए और हम उनको लेकर पानीपत गए और हमने मराठों को मारा. हमने एक बहुत उसी. दूसरा वो कहता है कि ये रेयर फैमिली है पूरे सब कॉन्टिनेंट में जिसको अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों से नवाजा है. वो 4 चीज़ें क्या हैं? जहाँ ये अहले सैफ हैं, क्योंकि हम तो तलवार के धनी थे ना, हम तो तलवार पकड़ के घोड़े की पीठ पर आए अफ़गानिस्तान से और यहाँ आके कब्ज़े कर लिए. तो उन्होंने कहा जहाँ ये तलवार के धनी हैं, वहाँ जहाँ ये अहले सैफ हैं, वहाँ ये अहले कलम भी हैं, अहले शरीयत भी हैं, अहले तरीक़त भी हैं. कसूर में सवाए हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब और हज़रत शाह कमाल चिश्ती जो कि बाबा फरीद शकरगंज के भांजे हैं, उनके अलावा जितने बुजुर्गान दीन हैं दे आर ऑल पठान. और वो हैं जिनको हम अफगानिस्तान से साथ लेके आए. क्या बात है. तो ये तो मेरा है. खूबसूरत. एंड फॉर अबाउट 200 years माय फोरफादर रूल्ड कसूर. कसूर जमा है कसर की. कसर मीन पैलेस और कसूर मीन सिटी ऑफ पैलेस. जो प्रेजेंट कसूर जो है इसको आबाद, ये बेसिकली इट वाज बीइंग रूल्ड बाय द चौहान एंड भट्टीज राजपूत. तो हमने उनको डिसलॉज करके वी एस्टैब्लिश आवर सुज़रेनिटी एंड कंट्रोल एंड फिर इसको हमने कसूर को आबाद किया. तो ये तो है मेरा ददयाल का. वी आर बेसिकली वॉरियर्स इसी थी. और फिर हमने एक बंदा पैदा किया अरजानी खेशकी. अरजानी खेशकी जो है उसके ऊपर अभी PhD किया है अपना एक बंदे ने जो कि पश्तो अकेडमी का जो है डायरेक्टर जनरल है, उसने PhD किया अरजानी के. अरजानी वाज बोर्न एट कसूर एंड बरिड इन पटना एंड ही वाज अ सूफी. और उनके वहाँ बाकायदा मज़ार पर मेला लगता है. वो हमारा बुज़ुर्ग था. तो अरजानी जो है उसके बारे में खुशहाल खान खटक लिखता है कि मेरी शायरी जो है वो अरजानी के करीब करीब है. यानी ही ड्रॉज हिज सर्टिफिकेशन ऑफ पश्तो पोएट्री फ्रॉम अरजानी हु वाज बोर्न एट कसूर. और फिर अपना एक बुजुर्ग गुजरे हैं पठानों में, अपना बायजीद अंसारी पीर रोशा इन काबुल, और ये अपना अरजानी खेशकी, इन दोनों ने मिलके पठानों के अंदर एक मूवमेंट चलाई. उसको कहते हैं तहरीक रोशनाई. उसी क्योंकि यहाँ पठान डिसलॉज हो चुके हुए हैं और मुगल्स आ चुके हुए हैं, तो पठान आर फीलिंग डेप्रीवेशन. सो उन्होंने एक तहरीक चलाई, तहरीक रोशनाई. तो वो भी जो अरजानी है, आज भी कसूर में एक बहुत बड़ा कस्बा है अरजानीपुरा, अरजानी के नाम पर. तो हमारे लोग ख़ानदान में लोग इंटेलेक्चुअल भी थे, तलवार के भी धनी थे. उसी फिर एक हमारा बुजुर्ग जो थे वो ही वॉज द मुग़ल गवर्नर ऑफ हैदराबाद दक्कन, नवाब कुतुबुद्दीन खान खेशकी. हमारा जो कबीला है वी आर खेशकीज़. और फिर एक हमारा बुजुर्ग थे नवाब शमसुद्दीन खान खेशकी. ही वॉज गवर्नर ऑफ जूनागढ़ एंड सूरत. उसी एंड फिर हमारा जो एक हमने जो काम किया है, जिस पर एक आजकल रिसर्च हो रही है पंजाब यूनिवर्सिटी में, कि अगर वो बंदा ना होता और वो अपनी शिवलिटी से सिखों को कंटेन ना करता तो आज पंजाब जो है वो मिनॉरिटी प्रोविंस होता. वो ये उसका नाम था बंदा बैरागी. वो सिख गुरु था और वो उसने कांगड़ा के पहाड़ों के अंदर अपना फोर्ट बनाया हुआ था जहाँ वो रिट्रीट करता था. और ये सारा जालंधर और सारा अम्बाला वगैरह ये सारा एरिया,
यहाँ मुसलमानों की बस्तियाँ तबाह कर देता था। यानी वो चंगेज़ खान था एट पंजाब लेवल पर। तो मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हो चुकी थी। दे सेंट ए वर्ड टू अस एट कसूर कि हमारी मदद कीजिए। तो नवाब शमसुद्दीन खान ने फिर अपनी पूरा जत्था ऑर्गेनाइज़ किया। ही डिफीटेड हिम एंड टुक बंदा बरागी टू दिल्ली, और वहाँ दिल्ली दरबार में उन्होंने अल्लाह अकबर करके उसकी गर्दन काटी। तो आज जो है एक रिसर्च हो रही है कि अगर नवाब शमसुद्दीन खान बंदा बरागी की मूवमेंट को ना रोकता तो पंजाब वुड हैव बीन माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स, क्योंकि तमाम उलमाए दीन थे जो थे हिंदुस्तान में कि उन्होंने पंजाब को दारुल हर्ब डिक्लेयर कर दिया कि ये दारुल हर्ब है, जहाँ जाना चाहते हो। तो आइदर पीपल जमुना क्रॉस करके यूपी में जा रहे थे या क्रॉस करके काबुल जा रहे थे। तो ये जो पंजाब जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम बना और पाकिस्तान का हिस्सा बना, इट वाज बिकॉज ऑफ नवाब शमसुद्दीन खान। क्या बात है नजम, इस किस्म की बातें जो हो रही हैं, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि बीच में कोई भी चीज़ आए, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमने एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। जल्दी से जाएं और वापस आएँ। जी वेलकम बैक टू द शो। सर आप बात कर रहे थे अपनी फादर की साइड के हवाले से, लेकिन मदर की साइड के हवाले से आपने कोई बात नहीं की। उनके बारे में ये है जी कि मेरी वालदा का ताल्लुक यूपी से है। आपने इसलिए देखा हो कि मेरा काफ जो है वो बड़ा क्लीन साफ है। आमतौर पर पंजाबी चाहे कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, काफ से मार खा जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ वालदा हमारी यूपी से थी, तो हमारी उर्दू रहते हम पंजाब में थे, विच वॉज ऑलमोस्ट सी ऑफ पंजाबी कल्चर, बुल्ले शाह वहाँ के। लेकिन हमारा जो घर था, इट वॉज अ स्मॉल आइलैंड ऑफ यूपी कल्चर ऐसी। तो वो हमारी वालदा ने उसको यूपी कल्चर बना के रखा होता। तो हम घर से बाहर पंजाबी होते थे, घर में आके हम यूपीएन हो जाते थे। वो वही आदाब उसी। तो वो मेरे जो वालदा का दो हिस्से हैं, एक ददियाल उनका, दो भाई थे जो सेंट्रल एशिया से आए। एक का नाम था कासम जान, एक का नाम था आरिफ जान। और ये सेंट्रल एशिया से आए आज से कोई 300 साल पहले। तो कासम जान के नाम पर गली कासम जान जहाँ कूचा चेला गली कासम जान जहाँ गालिब पैदा हुआ है उसी। और जो आरिफ जान है वो देवर द रूलर ऑफ लोहारू, एक रियासत थी उसके, वो देवर रूलर्स उसी। तो वो जो थे देवर द रूलर्स, तो उसमें जो है अपना, अब ये जो नवाब शमसुद्दीन खान था, नवाब शमसुद्दीन खान, वो मेरी वालदा के परदादा थे। तो एक ब्रिटिश गवर्नर था दिल्ली का, जनरल फ्रेज़र, जो बड़ा बदमाश आदमी था। और वो जब दिल्ली से मैं निकलता था मेरौली और कुतुब मीनार की तरफ, तो जो खूबसूरत औरत उसको मिलती थी, हिंदू मुस्लिम सिख, उसको उठाकर अपने हरम में डाल देता, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसको चैलेंज करे। ये खबर जब पहुंची लोहारू में उसी नवाब शमसुद्दीन खान को, वो उस वक्त उनकी उम्र थी 32 साल की, नौजवान थे। तो देन ही डिसाइडेड टू किल हिम उसी से। उनका एक अपना लेफ्टिनेंट था मेन, उसका नाम था करीम खान म्यो, जो बाद में मेवात का हीरो बन गया उसी। उसने उसको करीम खान म्यो को कहा कि तुम इसको जनरल फ्रेज़र को मार दो। वो 3-4 दिन दिल्ली गया, उसकी मूवमेंट नोट करता रहा। इवेंचुअली ही किल्ड हिम एंड उसकी बॉडी को उसने कुएं में डाल दिया। बोथ नवाब इवेंचुअली नवाब एंड जो थे अपना करीम खान पकड़े गए। एंड जो वहाँ की जो दिल्ली की जो कांगरू कोर्ट थी ब्रिटिश, उन्होंने उनको दोनों को फांसी की सजा दे दी। और इनको 1835 में नवाब शमसुद्दीन वॉज हैंग्ड आउटसाइड कश्मीरी गेट। आज भी दिल्ली में जाएं तो वहाँ सिल लगी हुई है कि यहाँ नवाब शमसुद्दीन खान, नवाब ऑफ लोहारू, वॉज हैंग्ड इन 1835। तो वो जो है जो तमाम हिंदुस्तान के जो आज़ादी के मतवाले थे, हिंदू सिख मुसलमान, वो आके नवाब शमसुद्दीन खान की कब्र पर आके दिए जलाते थे और बड़ा वहाँ मेला लगता था। तो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है 1857 की, वो नवाब शमसुद्दीन खान की शहादत भी है। अच्छा। फिर मेरी एक वालदा के परदादा थे अपना, वो ही वॉज अ ग्रेट लिटरेरी फिगर। उनके
जो नवाब अलाउद्दीन खान अलाई, नवाब अलाउद्दीन खान अलाई और गालिब के जो खतूत हैं उसमें तंज़ो मज़ा जो है, आप एमए उर्दू की आपको डिग्री नहीं मिलती जब तक वो खतूत ना पढ़े, उसी जब तक वो पढ़े ना थी। तो दे वर हाई ग्रेड इंटेलेक्चुअल्स थी। और मिर्ज़ा दाग जो हैं ये नवाब शमसुद्दीन खान के बेटे थे, हु वाज अ पोएट लॉरिएट ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये दे वर वेरी हाई ग्रेड इंटेलेक्चुअल एंड दे वर आल्सो रूलर्स। और मेरी वालदा का जो ननिहाल है, दे वर अनडिस्प्यूटेड लीडर्स ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन 3 एरियाज। 3 एरियाज के अंदर दे वर अनडिस्प्यूटेड लीडर्स ऑफ द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। एजुकेशन, मेरी वालदा के जो नाना थे नवाब इसहाक खान, नवाब इसहाक खान was judge of the अवध हाई कोर्ट in 1898। जबकि उस ज़माने में कोई अपना हवलदार भर्ती हो जाता ईस्ट इंडिया कंपनी में तो सारे ज़िले की खबर होती कि फ़लाँ ख़ानदान का बच्चा हवलदार हो गया है अपना ईस्ट, एंड ही वाज अ जज ऑफ द अवध हाई कोर्ट। एंड मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू's father used to appear before him। तो वो नवाब इसहाक खान आफ्टर रिटायरमेंट ही वर्कड विद अपना सर सैयद अहमद खान, एंड ही वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ में 2 ही हॉल हैं, एक मेरे वालदा के नाना के नाम पर इसहाक हॉल, नवाब इसहाक खान के नाम पर, दूसरा सर सैयद हॉल। और ये अलीगढ़ मूवमेंट और पाकिस्तान मूवमेंट एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। आप अलीगढ़, आपको पाकिस्तान मूवमेंट समझ ही नहीं आती जब तक आप अलीगढ़ मूवमेंट को स्टडी ना करें। तो तमाम मुसलमानों की तालीम का जो बेड़ा उठाया हुआ था वो मेरी वालदा के ननिहाल ने उठाया हुआ था। ये एजुकेशन होगी। फिर आ गया मज़हब दीन, देवर तालिकादार वहाँ यूपी में वो थे जिनके 20-25 देहातों के मालिक थी, तो देवर तालिकादार। और उसके बाद देवबंदी आ गए, नवाब साहब कोई 300 पंखे लगाने, ये लो पैसे। बरेलवी आ गए जी 5000 कुरान पाक छुआने, ये लो पैसे। तो दे यूज टू डू द फंडिंग टू ऑल दीज मुस्लिम जो थे सेक्ट्स के, एंड दे रिस्पेक्ट दी फैमिली ट्रमेंडसली। और ये जो था अपना शबीर अहमद उस्मानी जिन्होंने के कायद आज़म का जनाजा पढ़ाया, इसका टांका कायद आज़म के साथ नवाब इस्माइल खान ने लगवाया। नवाब इस्माइल खान मेरी वालदा के सगे मामू थे, एंड ही वाज नंबर 2 मैन आफ्टर कायद आज़म इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायद आज़म वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एंड नवाब इस्माइल खान वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक्शन कमेटी। इन दैट कैपेसिटी ही वाज सीनियर टू नवाबजादा लियाकत अली खान, सेक्रेटरी जनरल। अगर वो पाकिस्तान में आ जाते तो ही वुड हैव बीन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एक रेजोल्यूशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कि जो क़यादत हिंदुस्तान में रह जाएगी मुसलमानों की, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की लुक आफ्टर करेगी। चौधरी खलीको ज़मान वाला सारे भाग के आ गए, नवाब साहब नहीं आया, और मुस्लिम लीग यहाँ मिन्नतें करती थी कि नवाब साहब आ जाइए। तो उन्होंने कहा देखें आई एम ए सिग्नेटरी, मैंने उस रेजिडेंट प्रोजेक्ट पर साइन किया हुआ है। आज तो लोग बयान दे के मुकर जाते हैं। उन्होंने कहा आई हैव साइंड इट, एंड प्लस जिस हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे सारी उम्र अपना मेरठ से सेंट्रल असेंबली ऑफ इंडिया का मुझे मेंबर इलेक्ट किया, आज उनके मुश्किल वक्त में मैं उनको छोड़ के आ जाऊँ, ही डिडंट कम, सो ही वाज नंबर 2 मैन। एंड नवाब इस्माइल खान वाज ट्वाइस वाइस चांसलर ऑफ द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बिफोर पार्टीशन। यानी वो सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं थे, ही वाज आल्सो एजुकेशनिस्ट। एंड नवाब इस्माइल खान जो थे, ही वाज MA कैंटिव एंड बार्ट लॉ। ईयर 1900 में he returned to India after doing his masters in Cantive and Bart law. Qaid-e-Azam was a metric and Bart law. Yes. He was MA Cantive and Bart law. और ये जो पाकिस्तान का जो रेजोल्यूशन है, क्योंकि नवाब साहब की अंग्रेज़ी बड़ी खूबसूरत थी, वहाँ कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे, तो ये जो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन 1940 का, इट वाज द ड्राफ्टिंग ऑफ नवाब इस्माइल खान। क्या बात है। नवाब इस्माइल खान की ड्राफ्टिंग, क्योंकि वो ही वाज एक्सलेंट, पार एक्सलेंट इन राइटिंग। तो ये अपना ये मेरी वालदा, और मेरी वालदा के जो परनाना है नवाब इसहाक खान के वालिद, वो उनका नाम है नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता, जिसके बारे में गालिब ने कहा कि मैंने पब्लिकली शेर ही नहीं पढ़ा जब तक उस्ताद शेफ्ता से उसकी इस्लाह नहीं करा दी। अगर गालिब उर्दू का बाप है तो उसका शेफ्ता जो है उर्दू के दादा है। तो ये जो है द फैमिली वाज अनडिस्प्यूटेड लीडर इन एजुकेशन, पॉलिटिक्स and religion. Sir, if you
अलाउ जी। ठीक है, वंडरफुल माशाल्लाह से। और जब आपकी दोनों फैमिली का बैकग्राउंड आपके सामने रख वो दिया। जीन्स मेरे में आ रहे हैं। Yes. ये भुट्टो का मुकाबला करना नॉर्मल आसान बात नहीं है। किसी नॉर्मल पॉलिटिशियन का काम नहीं Yeah, था। obviously. इट वाज दीज जीन्स जो कि मुझे कंपेल करती थी Sir, कि सच बोलो। और obviously. मैं बुल्ले शाह का शागिर्द भी हूँ और बुल्ले शाह से मैंने बहुत चीज़ें सीखी। और जो मोटी बात मैंने हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब से सीखी जी। कि सच आँखें पांबड़ मचदा है, मुँह आई बात ना रहती है। मैं सच बोलता हूँ। उसी किसी के हक में चला जाए उसकी खुशकिस्मती है, किसी को काट दे उसकी बदकिस्मती है। वो कसूर सच का मेरा नहीं है। बेशक, इतना खूबसूरत आपका करियर और इतना अच्छा बैकग्राउंड, फिर उसके बाद वक्त आया दुनिया में शायद जो है वो इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत है मोहतरमा फातिमा जिन्ना की। पहली दफ़ा हमारे चैनल ने भी ये स्टेप लिया कि उनके ऊपर इस पूरे इंडिया पाकिस्तान में अगर काम करें हम लोग फिल्म की सूरत में, तो वो और लाइफ और डिजिटल कर रहा है इसके ऊपर काम, जिसको बहुत प्रेस किया जा रहा है इंडिया में भी और ऑल ओवर। आपने उनके साथ सर्व किया, वो वक्त जब वो इलेक्शन में थी और इलेक्शन की कैंपेन थी, उस वक्त का ज़रा सिनेरियो और वो ज़रा ढांचा प्लीज। देखिए 1962 में अपना स्टूडेंट्स की एक मूवमेंट आ रही थी एंड इट वाज ग्रेजुअली कमिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। वो इंडोनेशिया में आ गई, जापान में आ गई, नॉर्थ कोरिया में आ गई एंड दैट वाज बेसिकली ए प्रोग्रेसिव मूवमेंट। तो पाकिस्तान कुड नॉट बी एन आइलैंड के नहीं आ रहा। तो यहाँ उस मूवमेंट को रोकने के लिए लॉ बनाया गया जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस, कि अगर कोई तालिब इल्म गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ काम करता इल्ज़ाम तराशी पर पकड़ा गया तो वो 2 साल के लिए वो उसको उसकी डिग्री वापस ले ली जाएगी। यानी एक नोटिफिकेशन आएगी एक उसी कि भाई मिस्टर सो एंड सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड ही इज़ नो मोर होल्डिंग ए मास्टर डिग्री, आप अनपढ़ हो गए। इट वाज ए ड्रैकोनियन लॉ। आई वाज ए स्टूडेंट लीडर, तो उस सिलसिले में आई वेंट टू ढाका यूनिवर्सिटी, आई वेंट टू राजशाही यूनिवर्सिटी, आई वेंट टू कराची यूनिवर्सिटी, आई वेंट टू जामशोरो लाहौर पंजाब में, तो मैं खुद था, एंड देन फ्रंटियर। उस माने में यही 5-6 यूनिवर्सिटी होती थी। आजकल जैसी मशरूम ग्रोथ है गली गली में यूनिवर्सिटी, वो उस वक्त ये नहीं था। तो देन 3 नवंबर 1963 को मैंने बहुत बड़ा जुलूस निकाला अयूब खान की गवर्नमेंट के खिलाफ। इट वाज द फर्स्ट वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, जबकि बड़े बड़े लीडर दौलताना, चोरताना, चट्ठा पट्ठा सब घरों में छुपे हुए थे और थिक कर्टन्स, ड्राइंग रूम के थिक कर्टन के पीछे छुपे हुए थे। आई गेव दिस नेशन द वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी। आई टुक आउट ए ह्यूज बिग प्रोसेशन ऑन द माल रोड ऑफ लाहौर, जिसमें उन्होंने फिर गोली चला दी। ये जब चेयरिंग क्रॉस के पास आया, अपना जो जहाँ ये असेंबली है, यहाँ जब जुलूस आया तो काला बाग वादी गवर्नर, आप पता वो बड़ा टायरेंट किस्म का आदमी था, तो गोली चल गई। बाई 3 जो मेरे साथी थे दे फेल एज ए शहीद, वो मारे गए। और एक अखबार होता था उस माने कोस्तान, बड़ा इम्पोर्टेंट अखबार, वो उसने 7 कॉलम की खबर लगा दी एंड वो 3 महीने के लिए प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के लिए बंद हो गया। आई वॉज अरेस्टेड। आफ्टर माई अरेस्ट दे टुक मी टू लाहौर फोर्ट। लाहौर फोर्ट में मैं 6 हफ्ते रहा, जहाँ दे वर इन्वेस्टिगेटिंग दैट आई एम ए कम्युनिस्ट उसी थी। तो वो मुझसे रोज़ आके DSP पूछता था उसी, तो मैं बड़ा तंग पड़ गया उसी। तो मैंने एक दिन पूछा, मैं कि DSP साहब यूँ करें कि आप कम्युनिस्ट की को डिफ़ाइन कर दें कि कम्युनिस्ट कौन होता है, यू डिफ़ाइन इट अपने अल्फाजों में, फिर मैं अपने आप को प्लेस करूँगा कि आई वेयर आई स्टैंड, फिर मैं आपको बताऊँगा कि वेदर आई एम ए कम्युनिस्ट और नॉट। तो वो ऐसे खामोश हो गए जैसे मैंने मसला फीसा गौर से उससे पूछ रही है। डीप सी थिंकिंग में चला गया। 3-4 मिनट के बाद उसको ऐसे उसने सिर उठाया, कहते कसूरी साहब ये जेड़े अपना बड़े बड़े वाल रखते ने, अपनिया काली कॉफ़ी पीते ने बगैर दुध दे, बगैर चीनी दे, कॉफ़ी हाउस में बह के गवर्नमेंट में गालां कटते ने उसी एक कॉमर्स से। मैंने कहा मेरे बाल तो तुमने देख लिए हैं, मेरे बाल बड़े नहीं हैं और मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं तो दूध पीने वाला बंदा हूँ, कॉफ़ी शॉप पीता ही नहीं हूँ। और दिस इज़ व्हाट आई सी अबाउट टाइम। तो आपकी डेफिनेशन के मुताबिक तो मैं कॉमर्स नहीं हूँ। खैर एनीवे, आई वाज फॉर 6 वीक्स
आई वाज इन द लाहौर फोर्ट। मैं जब बाहर आया तो जब मैं बैठता था आगे कैफेटेरिया में तो वहाँ लोगों के ठट मेले लग जाते थे स्टूडेंट्स के, जिंदाबाद जिंदाबाद। और उन्होंने कहा ये तो फिर मुसीबत पर डालेगा। देन दे एक्सटर्न भी शहर बदल कर दिया 6 महीने के लिए। देवर ओपन वारंट कि अगर लाहौर के किसी एरिया में ही इज़ फाउंड इसको अरेस्ट कर लो। एंड देन आई बिकेम द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस। आई वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर 2 years। इन 63 आई वाज द फाइनल ईयर ऑफ माई लॉ LLB में, तो मैं आई वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। वहाँ से मेरा कैरियर स्टार्ट था। वो जो तस्वीरें थीं वो ढाका में, चिटागांव में, पूरे पाकिस्तान में छपी, क्योंकि वो बड़ा घुटन का ज़माना था और एक स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई तो मीडिया को भी थोड़ा सा मौका मिला वो खबर बनाने का, बहुत उसको पॉपुलर कवरेज मिला। तो दैट वाज माय स्टार्ट। तो अब ये 63 में हो गया, 64 में मादर मिल्लत का इलेक्शन हो गया। सर जहाँ पर आपने जिक्र किया मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का, यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद, ये भी साथ साथ ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे थे मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हवाले से। सर एक तो मैं उसी की तरफ आऊँगी, उनके साथ जो आपका इंटरेक्शन हुआ, क्या कुछ हुआ, वो उसके बारे में हमें हिस्ट्री के बारे में बताएं। और उसके बाद फिर 1973 का जो आइन आपने लिखा, उसका जो सारा प्रोसीजर था, क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आई स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में भी। उसमें हलीमा बात यह है कि जैसे मैंने कहा 63 में मादर मिल्लत मुझे एक पब्लिसिटी ब्लास्ट मिला एंड आई वाज नाउ नोन ऑल ओवर द कंट्री। घुटन का ज़माना था, सब डर के हमारे सियासतदान छुपे हुए थे। मेरे में अल्लाह ने जुरत रिंदाना दी हुई थी, मैं खड़ा हो गया। सफ़र्ड ए लॉट, 2 साल के लिए एक्सपेल हो गया, तो वो हो गया। खैर दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। अब मेरा तारफ़ हो गया। अब हर पार्टी मेरे पीछे भाग रही थी टू ज्वाइन, क्योंकि मेरा बड़ा होल्ड था स्टूडेंट्स में। तो खैर मैंने आई डिडंट ज्वाइन एनी पार्टी। मैं इलेक्ट हो गया अपना प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट लीग। इट वाज वेरी पावरफुल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैं उसका प्रेसिडेंट हो गया इलेक्ट। देन 2 और ऑर्गेनाइजेशन थी, दे वर सेमी पोलिटिकल। एक थी पाक टर्किश कल्चर एसोसिएशन, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल था। एक थी RCD यूथ ऑर्गेनाइजेशन, तो RCD यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मैं सदर था। सो इन तीनों सेटअप के ज़रिए मेरे बयान अखबारों में छपते रहते थे। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट थी, दे वर वेल वर्स विद माय परफॉर्मेंस एंड माय नेम। इन्हीं दिनों में कायद आज़म की हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कंबाइंड अपोजिशन ने खड़ा कर दिया एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो उसमें जो थे उस ज़माने के सियासी लीडर्स, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया कि यू बी विद मोहतरमा फातिमा जिन्ना एज हर सेक्रेटरी। और इनको मोहतरमा को स्टूडेंट से उसी तरह ही प्यार है जैसे कायद आज़म को स्टूडेंट से प्यार था। तो यू बी विद हर। तो मैंने जाना शुरू कर दिया एंड शी लाइक माय एटीट्यूड एंड बिहेवियरिज्म। देन शी पिक मी, तो आई बिकेम हर सेक्रेटरी। तो मैं इसके साथ साथ आई यूज्ड टू टूर ऑल अराउंड विद हर। हमने बड़ा फेमस एक अपना ट्रेन रैली निकाली कराची से लेकर पेशावर तक। इंजन के आगे बड़ी उनका निशान था अपना लैंप, लालटेन। वो बड़ी एक यू कदे आजम इंजन के सामने लालटेन लगाई थी और तमाम स्टूडेंट्स में भरे हुए थे। और हर स्टेशन पर स्टूडेंट्स को कॉल अप दी थी और स्टूडेंट्स आ जाते, नाराबादी थी और मुर्दाबाद जिंदाबाद होती थी। एनीवे, मोहतरमा फातिमा जिन्ना swept the polls in East Pakistan, क्योंकि Bengalis were Democrats and they knew the art of democracy and to vote independently. She won the election there. She also won the election at Karachi. But for the rest of the West Pakistan, you see,
और क्लीन स्वीप उसी, क्योंकि एसपीज एंड डीसी उस ज़माने में 1,20,000 बेसिक डेमोक्रेट से 60,000 वेस्ट पाकिस्तान में और 60,000 ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने इलेक्ट करना था। इट वॉज ए इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो नेचुरली ये जो थे बेसिक डेमोक्रेट ये अपने ज़िलों के डीसी और एसपी के घुमाते थे, तो बंगाल में तो वो ग्रिप नहीं उनकी बनी, यहाँ बन गई। एनीवे शी लॉस्ट बट शी लेड द फाउंडेशन ऑफ द फॉल ऑफ अयूब खान। उसके बाद अयूब खान जो है वो स्टेबलाइज नहीं कर पाए थे। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि जितनी भी मार्शल रजीम्स आए हैं, चाहे ज़ियाउल हक का हो, चाहे वो याह्या खान का हो, चाहे वो जनरल मुशर्रफ का, मैं किसी भी रजीम में ना मैं उनका वज़ीर, ना उनका सफ़ीर, ना मैं उनका एडवाइज़र, आई केप्ट वर्किंग एज ए लॉयर एंड आई केप्ट माई इंडिपेंडेंस। आई एम वन पॉलिटिशियन हु हैज़ नेवर वर्कड विद एनी डिक्टेटर। जनरल मुशर्रफ का जब किया जो सब भाग गए, ये अपना चौधरी ये शेख रशीद जो बढ़ के मारता है उसी, वो एक दिन कह रहा है जी मैंने 18 दफ़ा बना, मैंने टीवी का मैं कहा शेख रशीद तुम 18 दफ़ा और भी बन जाओ, तुम मेंटली एंड फिजिकली अभी भी भाबड़ा बाजार में खड़े हुए हो और बसंती के ढाबे पर रोटी खा रहे हो उसी। दैट इज़ योर लेवल। यू हैव नॉट ग्रोन एज ए पॉलिटिशियन, यू आर ए लालू प्रसाद ऑफ पाकिस्तान उसी। तो ये बात ये है कि मेरा अब बिल्टअप होना शुरू होगा। ठीक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, आई एम बेसिकली, मैं मेरी यहाँ एक बात आपको लेकर है, आई एम बेसिकली फ्रेंड ऑफ अंडरडॉग। जो गिरा हुआ बंदा हो मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। खूबसूरत। जो बंदा पावर में हो मैं उसके पीछे हट जाता हूँ, मैं उसके पीछे हट जाता हूँ, उसके साथ भी हो तो पीछे हट जाता। देखना पीपल पार्टी मेरे घर से बनी। जी। अब आप मैं थोड़ा सा समझा दूँ जी प्लीज़ कि at the age of 28 I was a member of the Central Committee of People Party. At the age of 28. At the age of 30 I was member of the Constituent Assembly of Pakistan. Yes, 1970. The youngest National Assembly member. Constituent Assembly of Pakistan. At the age of 31 I was given the highest award of the People Party in PIDC Hall, Clifton, Karachi में। भुट्टो ने 5 आदमियों को निशाने पीपल पार्टी, वो को 1 तोले का सोने का तमगा था, वो एक तो भुट्टो ने अपने आप को दिया, दूसरा उसने दिया मीर रसूल बख्श तालपुर को जो बाद में गवर्नर बना, तीसरा उसने दिया हयात मोहम्मद शेरपाल को जो बाद में गवर्नर फ्रंटियर बना, चौथा उसने दिया महराज मोहम्मद खान को जो उसकी पहली कैबिनेट का मेंबर था, पांचवा मुझे दिया उसी। अब चीज़ ये है कि अब ये भुट्टो जो है वाइल इन पावर आता है अपना पंजाब यूनिवर्सिटी में और नया बिल बना हुआ है, पास हुआ है बेसिक डेमोक्रेसी का। अब बेसिक डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को, उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टूडेंट्स में ही कम्स टू दी पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस, वहाँ आता है। तो जब वो रोस्ट्रम पर आता है, मैं फ्रंट सीट में बैठा हूँ और हॉल खचा खच भरा हुआ है लड़के लड़कियों से, मैं फ्रंट में बैठा हूँ। तो जब वो रोस्ट्रम पर आता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, आई रेज माई बोथ हैंड ऐसे मैं कहा ऑनरेबल मिनिस्टर, we would hear you as a intellectual from Oxford and Berkeley for any length of time, but we will not hear you as a spokesman of Ayub Khan. So choice is yours. Would you like to speak, address us as a spokesman of Ayub Khan or in your private capacity? भुट्टो के तो तोते उड़ गए उसी, अब क्या कर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना, नॉट एक्सपेक्टिंग। अब नेचुरली उसका सवाल बनता था, उसने कहता हु आर यू, उसने मुझे पूछा, मैंने बड़े लो टोन में कहा आई एम नो बॉडी, कैन देन वाई आर यू स्टॉपिंग मी? आई सेड आई गॉट मैंडेट, वेयर इज योर मैंडेट? ऑलराइट आई शो यू माई मैंडेट। मैंने रिटर्न किया और मैंने अब लोगों को 3-4 हज़ार स्टूडेंट बैठा हुआ था, उसको उनको मैंने एड्रेस किया फुल थ्रॉटल वॉइस में। मैं कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव आई करेक्टली कन्वेड योर सेंटिमेंट्स टू द ऑनरेबल मिनिस्टर? तो लड़के लड़कियों ने 2-2 हाथों का यस। मैं कहा दिस इज माई मैंडेट, क्या बात है, दिस इज माई मैंडेट। तो मैंने कहा कि नाउ अप टू यू। अब वो जवान था, मैं नौजवान था उसी, उसने भी कोट उतार लिया, मैंने भी कोट उतार लिया उसी। अब बीच में
दर्जनों के हिसाब से इंस्पेक्टर, डीएसपी, जाने दो जाने दो जाने दो। तो इसको साथ लेके आया था अहमद सईद करमानी, जो आजकल डॉक्टर करमानी का बाप, डॉक्टर आसिफ करमानी साहब के वालिद। वो सीनियर मिनिस्टर थे वेस्ट पाकिस्तान के, वो एंड ही वाज लाहौर राइट, तो ही न्यू बाय बैकग्राउंड एज ए स्टूडेंट लीडर, क्योंकि वो लाहौर का था बंदा। तो उसने उसके कान में कहा, इसने अभी कह दिया है ना, अब इसे पीछे नहीं हटना, और यहाँ कहीं दंगा फसाद हो गया तो ये उल्टी बात पड़ जाएगी। सो आई डिड नॉट लेट हिम स्पीक। अब वही भुट्टो जब छोड़ के आता है, मुझे पता लग जाता है 2-3 दिन पहले, तो मैं उसका, अब मैं गिर गया ना, अब मैं उसका साथ देता हूँ उसी। और मैंने बहुत बड़ी एक रैली डस की, इकट्ठी की। पहले तो मैंने किया क्या कि मैं, हमारा दफ्तर होता था माल रोड के ऊपर, उसी मेरे बड़े भाई का, वो वर्चुअली पीपल पार्टी का सब ऑफिस बना हुआ था, वहीं से भुट्टो, बेगम भुट्टो, उसकी खिड़कियाँ माल रोड खुलते हैं, सारे जलसे जुलूस ऊपर से हम देखते थे, सेफ। ठीक है। तो वहाँ अपना हबीब जालिब भी आता था। तो वो हबीब जालिब को मैंने कहा कि जालिब भाई, वो भुट्टो आ रहा है परसों चौथ से, मुझे एक नज़म लिख दो। तो जालिब ने अपने अंदाज में कहा, छोड़ो यार, किस टेडी बॉय का मुझे कह रहे हो, मेरे पास कोई वक्त नहीं है उसके लिए नज़म लिख। खैर मेरे भाई ने मुझे, बड़े भाई ने ऐसे कहा कर, बस चुप। तो अपना थोड़ी देर में उन्होंने अपने ऑर्डली को बुलाया, उसका नाम था नियामत। उन्होंने कहा नियामत, उन्होंने कहा जी साहब। उन्होंने कहा जाओ फ्रेंच वाइन में जाओ और वहाँ से जाके अद्धा लेके आओ। वो जब हबीब जालिब ने जब थोड़े से ड्रिंक्स लगाए तो मुझे कहता है, लाओ कागज़ पेंसिल लाओ। लाओ कागज़ पेंसिल, शायरों की मोटिवेशन। लाओ कागज़। तो हमने कागज़ पेंसिल दे दिया। तो उसमें मुझे 2-4 उसके शेर याद है, उससे कुछ 7-8 बार। उसमें आपको याद है कि वो कह रहा था मैं जर्मनी चला जाऊंगा, आई विल नॉट लिव इन दिस कंट्री, आई कैन सेटल इन जर्मनी, आई कैन सेटल इन पेरिस। तो उस पर वो लिखता है कि दस्ते ख़ज़ा में अपना चमन छोड़ के ना जा, आवाज़ दे रहा है वतन छोड़ के ना जा। जर्मनी को अल्मानिया कहते हैं उर्दू में। अल्मानिया के फूल भी गो दिल फरेब हैं, अपने चमन के सर्वो समन छोड़ के ना जा। इस तरह वो कुछ 6-7 कपलेट का। मैं सीधा भागा अपना शादीन बिल्डिंग, वहाँ नवाइज का दफ्तर था अंडरग्राउंड। मुझे पता किसी और प्रेस ने छापना नहीं, तो वहाँ मैं गया। उनसे मैंने 7-8 हज़ार छोटे भुट्टो की तस्वीर और किस टाइम पर आ रहा है, किस गाड़ी पर आ रहा है, और ये नज़म। मैंने कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं छोड़ा थी, मैंने एक स्कूल, एक कॉलेज, और रात को मैं निकलता था एक हॉस्टल उसके नीचे से, कि जब ये बंदा उठेगा तो सुबह उठेगा तो सुबह लग जाएगा। देयर वाज नो न्यूज़ इन एनी नेशनल पेपर्स ऑफ लाहौर कि वो आ रहा है, बट द इंटायर स्टूडेंट कम्युनिटी न्यू कि भुट्टो आ रहा है। वहाँ कोई 17-18 हज़ार बंदा इकट्ठा हो गया स्टूडेंट एयरपोर्ट, वहाँ लाहौर के रेलवे स्टेशन पर। तो गाड़ी आई तो मैंने एक 200 को बंदा तो इंजन के आगे लटा दिया कि अब गाड़ी हमारी मर्जी से चलेगी। और 1000-1200 बंदा जो था वो गाड़ी की छत के ऊपर बैठ गया। और मैं जो ओवरहेड ब्रिज होता है, मैं ओवरहेड ब्रिज के ऊपर, मेरे पास मेगाफोन था, मैं तकरीर कर रहा था। और मैं फॉर्चुनेटली आई एम ए वेरी गुड पब्लिक स्पीकर। तो मैं जब वो करता था ऐसे करता था, लोग इधर देखते, ऐसे मैं करता था, लोग इधर, तो लोग चार्ज हुए थे। तो भुट्टो अपने सलोन में से देख रहा था, तो उसने अपने पीए को भेजा कि यार वो बंदा जो है ना, जो ओवरहेड ब्रिज पर तकरीर कर रहा है, उसको बुला के लाओ। तो मैं गया, वहाँ से हमारी दोस्ती का आगाज़ हुआ। सर यहाँ से हम आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ से आगाज़ हुआ। और फिर अभी पार्टी बनी नहीं थी, अब बड़ी, ठीक है हम आगे चलते हैं। उन्होंने आना शुरू किया, जैसे वो आते थे लाहौर, पार्टी नहीं बनी थी, ही वुड स्टे एट अपना पीसी लाहौर में। तो मुझे कॉल करते थे कि मैं आ रहा हूँ रज़ा, तो आ जाना। तो हमारी फिर गपशप होती, प्लान करते थे। परफेक्ट। तो मैं फिर उनको ब्रेक शामिल करने का कहा जा रहा है। आई नो, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, हमारा भी दिल नहीं करता बीच में इंटरप्ट करने का, लेकिन ये ब्रेक पे हम लोग बढ़ेंगे हलीमा, लेकिन उससे पहले हम लोग एक अब से मॉर्निंग शो में, ऑब्वियसली हमारे पिछले मॉर्निंग शो में भी एक सेगमेंट था आउटडोर का, एक और मंजिल।
सो एक और मंजिल में इस दफ़ा हम आपकी सैर करवा रहे हैं मुश्कपुरी टॉप की, इस्लामाबाद से नज़दीक है, तो आप लोग वो देखें, एंजॉय करें इसको। आजकल ही सीज़न है, जाएं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और फिर हम लोग वापस आते हैं और कन्वर्सेशन को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहें। इस्लामाबाद से क्विक एस्केप और मौसम भी अच्छा हो, परफेक्ट वन डे ट्रिप, क्या ख्याल है? लेट्स गो। वैसे तो इस्लामाबाद में भी ट्रैकिंग के हजरात के लिए बहुत सारे हाइकिंग ट्रैक्स मौजूद हैं, जैसे कि ट्रेल 6, ट्रेल 5 और ट्रेल 3, लेकिन ऐसी जगह जहां मौसम कतरे बेहतर और नज़ारा कमाल हो, तो हमने इंतखाब किया मुश्कपुरी टॉप का। Once you get there, अब सफर है ट्रैकिंग का, और दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। खुशामदीद पाकिस्तान। एक और सुबह की टीम आज आपको जरा निकाल रही है लाइटिंग से और स्टूडियो के एक टफ माहौल से, और अब आपको लेकर हम आए हैं एक खूबसूरत सी जगह पर, नेचर के बहुत करीब करने के लिए। और हम लोग जब इस्लामाबाद से निकले, मौसम बहुत बारिश वाला था और हमें उम्मीद थी, जहन में एक ख्याल था कि जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर जाते साथ भी बारिश हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ से जब हमने नथिया गली और मरी से क्रॉस किया तो वो एरिया आहिस्ता आहिस्ता धूप में बदलना शुरू हो गया, और अब हम लोग मौजूद हैं इस वक्त डुंगा गली में। और डुंगा गली में मेरे पीछे आप लोग बोर्ड देख सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर मुश्कपुरी टॉप पर। और मुश्कपुरी पे जाने की एक वजह ये है कि जो लोग ट्रैकिंग के शौकीन हजरात हैं, और इसके साथ साथ फिर जिन लोगों को खूबसूरती के करीब होने का शौक़ है, जो नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और इस्लामाबाद के नज़दीक, तो इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। आपको मरी के हसीन नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ तक हम लोग चलते हैं लालाजार ट्रैक से, और वापस आपको लेकर आएंगे हम लोग मुश्कपुरी ट्रैक से। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। ट्रैक शुरू हो चुका है और लालाजार से हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। 5 किलोमीटर का यहाँ से ये ट्रैक है, और अगर आप मुश्कपुरी से जाते हैं तो वो 2.8 किलोमीटर समथिंग है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग वर्जिश करते हैं आगे पीछे, इस्लामाबाद में भी ट्रैक्स मौजूद हैं, लेकिन जब हम लोग निकलते हैं ज़रा साइड्स एरिया पे और एबटाबाद, मरी ऐसी जगह पे पहुँचते हैं, तो यहाँ से ये व्यू जो मैं देख रहा हूँ, ये शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। इसलिए मैं सबको बोलूँगा कि हम लोग तो आप लोगों को ज़रा स्टूडियो के माहौल से ले आए हैं नेचर में, लेकिन आप लोग खुद भी जब तक नहीं निकलेंगे, खुद आएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी खूबसूरत और कितनी पुरसकून यहाँ पर जो है माहौल है, कितनी पुरसकून एक ऐसी जगह जहाँ पर सांस लेने का जो है ना वो सुकून आता है। हम लोग जब गए थे कैलाश चित्राल अपनी लास्ट एपिसोड में, तो वहाँ पर भी हमें फॉरेनर मिले। उन्होंने कहा कि हम लोग टूरिज़्म करते रहते हैं आगे पीछे डिफरेंट कंट्रीज़ में, लेकिन पाकिस्तान जैसा सुकून हमें कहीं पर नहीं मिला। तो वो सुकून की वजह क्या है कि यहाँ पर गांव के लोग आबाद हैं, सादा से लोग हैं। तो आप जब यहाँ पर आते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो हम आगे ट्रैक्स पे दिखाएंगे। यहाँ की खूबसूरती, वाइट फ्लावर, वो भी देखने को मिलता है। फिर ये जगह मशहूर है लेपर्ड्स के लिए भी। यहाँ पर आपको वाइल्ड लेपर्ड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ऊपर एक ज़ू है लालाजार का, वो भी आपको विज़िट कराऊंगा। तो साथ साथ चलते हैं। बाकी ये एहतियात ज़रूर रखें कि जब आप आ रहे हैं तो एक दफ़ा मौसम चेक कर लें और ज़रा टेम्परेचर यहाँ का देख लें। अभी भी धूप है, लेकिन ठंडी धूप है। आइए। जब आप नेचर एक्सप्लोर करने आते हैं तो नेचर का ख्याल भी रखा करें। यहाँ पर हम लोग आते हैं और अपने में कैमरे से जिस तरीके से फ़ोन से महफूज करने की कोशिश कर रहा था इन मेमोरीज़ को, तो जितना भी आप कोशिश कर लें वो नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्रीनरी जो आंखों को मिलती है, ठंडक, ये लाजवाब है। अब हम लोग आधे ट्रैक पर मौजूद हैं और आधे ट्रैक से जो रास्ते कुछ आगे पीछे जा रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर बोर्ड आ जाता है, जिसमें मेरे पीछे जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट जाता है मुश्कपुरी, या इनको यहाँ के लोकल जो है मुक्शपुरी भी कहते हैं।
तो यहाँ पर मुश्कपुरी की तरफ ये ट्रैक जाता है। जिस हम रास्ते से आए हैं डूंगा गली, वो ये था, और ये तीसरा मेरे सामने वहाँ पर मौजूद है, ठीक है, जो मैं चलूँगा और वहाँ पर आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर है लालाजार ज़ू। तो ज़ू में क्या क्या है यहाँ पर देखने को, वो भी हम लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ से जो है ना आपको बोलूँगा कि मुझे कैमरा ज़रा फॉलो करें। मैं नेचर के हवाले से, जब हम आए हैं नेचर को महफूज करें, तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी है, इधर ज़रा आए, ये रैपर, और हमने भी स्नैक्स खाए हैं, हम भी अपने साथ जूस लेकर आए थे। जब उसको हम लोग खा पी रहे हैं तो हमारे पास एक बैग जो हमारा मौजूद है उसके अंदर अगर हम लोग डाल लें कोई ज़्यादा मसला नहीं है, और अगर आपने नहीं भी डालना तो यहाँ पर ये डस्टबिन है, यहाँ पर फेंकें और फिर अपने लिए भी इजी करें काम। और यहाँ पर जो एक वो हम लोग माहौल चिल्लाते रहते हैं, तो माहौल को साफ़ भी रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपना घर साफ़ नहीं रखना, अपने मुल्क को अपना मुल्क जब हम समझेंगे तो तभी इसको हम लोग साफ़ रखेंगे। ये फॉलो करें जी। यहाँ से आगे ये ट्रैक जो है जिस पे हम लोग जाने लगे हैं, ये जाता है लालाजार ज़ू को। तो आइए यहाँ पर चलते हैं। जब लालाजार ट्रैक पे हम लोग चलते जाते हैं तो इस ट्रैक पे इस तरह से ये 3 घोड़े जो नज़र आ रही हैं, ये बड़ा खूबसूरत सा मंजर देती हैं कि नीचे ग्रीन लश किस्म की जो है वो ग्राउंड है और उसके ऊपर इतने प्यारे प्यारे 3 घोड़े। तो अगर आप लोग घोड़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मिड से भी आपको मिल जाएगा, नीचे से भी मिल जाएगा, लेकिन हम चूँकि ट्रैकिंग कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चलें। घोड़ा हमने भी साथ रखा हुआ है, वह भी हम आपको दिखाते हैं। टूरिस्ट गाइड आपको कहेंगे कि बहुत लंबा ट्रैक है, आप थक जाएंगे और घोड़े का इस्तेमाल करें, मगर ना भाई, हमने ट्रेल 6 और ट्रेल 5 भी कवर किया हुआ है। कोई इतना लंबा ट्रैक नहीं है, लेकिन हमने उनकी बात मान के अपने साथ घोड़ा रख ही लिया। वैसे घोड़े पर बैठकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कहीं का शहजादा हूं और ये साथ मेरी रियाया या मेरी कैबिनेट है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हम लोग हैं मुश्कपुरी ऊपर टॉप पे जा रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि आप लोग घोड़े भी ले सकते हैं, तो हमने भी एक साथ घोड़ा रखा हुआ है। इस जंगल में आने के बाद इतनी खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। दरख्तों के साथ जब हवा टकरा रही है तो हवा दरख्तों से बातें कर रही है, दरख्त आसमान से बातें कर रहे हैं, और नेचर हमें ये सबक दे रही है कि आओ एक्सप्लोर करो और अपने अंदर मुझे समा के ले जाओ। कहा जा रहा है जो सामने आप देख रहे हैं पीक, ये मीरन जानी है, ये गलियात की सबसे जो है ना हाईएस्ट पीक है, और जिधर हम लोग रवां दवा हैं वो ऊपर जाकर मुश्कपुरी, वो दूसरी बुलंद तरीन गलियात की चोटी है। तो आइए फिर चलते हैं। हर तरफ ये खामोशी इस बात का एहसास दिलाती है कि कोई तो है जो निज़ाम को संभाले हुए है, और बेशक वही खुदा है। भाई साहब, जब आप टॉप पर पहुंचेंगे, वल्लाह सारी थकान दूर। क्या नेक्स्ट लेवल मौसम और ऊपर से नज़ारा, सुभान अल्लाह। मुश्कपुरी टॉप 2800 मीटर और 9100 फीट बुलंद पहाड़ी जो नथिया गली पाकिस्तान में वाक़ है। दरख्तों में घिरी ये चोटी सयाहों की दिलचस्पी का मरकज है। इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर और नथिया गली से 4 किलोमीटर दूर ये पहाड़ी हिंदुओं के नज़दीक मुक़द्दस मकाम रखती है। मुश्कपुरी संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है निजात की जगह। मुक्ष निजात पूरी जगह को कहते हैं, तो यूं बना मुश्कपुरी। हिंदू रवायात के मुताबिक राम की लंका जनूबी हिंदुस्तान के रवान के साथ जंग के दौरान उसका भाई लक्ष्मण जख्मी हो जाता है। उसका इलाज ऐसी जड़ी बूटी से ही मुमकिन था जो सिर्फ मुश्कपुरी पर पाई जाती थी। चुनाचा हनुमान यानी बंदर देवता पूरे मुश्कपुरी पहाड़ को उठाकर जनूबी हिंद ले जाता है, जहां वेद इस बूटी को ढूंढकर लक्ष्मण का इलाज करता है और फिर हनुमान पहाड़ को वापस ले आता है। इसलिए ये पहाड़ हिंदुओं के नजदीक मुकद्दस मकाम रखता है।
अक्सर भारतीय वफद इस पहाड़ की खातिर नथिया गली ठहरे हैं और उन्होंने वहाँ पर तोहफतन बंदर भी छोड़े हैं। मुश्कपुरी खूबसूरत और सरसब्ज पहाड़ है। इंसान वहाँ पहुंचकर सुकून और राहत महसूस करता है। इसकी चोटी पर जगह भी ज्यादा है और वहाँ का मंजर इंतहाई दिलकश है, इसलिए हजारों साल से इंसान इसे पसंद करते आए हैं और पंडित और मजहबी लोग हमेशा ऊंची जगहों को ही पसंद करते हैं। 15 फरवरी से 15 सितंबर मुश्कपुरी सैर के लिए बेहतरीन है। 15 मार्च तक इस पर बर्फ होती है। यूरोपीय यूनियन ने इस पहाड़ पर जंगली परिंदों के तहफ्फुज़ और अफजाइशी नस्ल के लिए एक मखसूस जगह पर बाड़ और उसके अंदर परिंदों के घर भी बनाए हैं। नथिया गली से मुश्कपुरी चोटी के तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। रास्ता दरख्तों में गिरा हुआ है और खूबसूरत है। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बुलंदी की तरफ जाता है। चोटी की तरफ से डूंगा गली की तरफ महज आधे घंटे में उतर सकते हैं, लेकिन उधर से उतराई और चढ़ाई दोनों मुश्किल है। मुश्कपुरी की बर्फ और चश्मों के पानी को डूंगा गली में एक बहुत बड़े टैंक में महफूज किया जाता है और फिर इसी पानी को पाइप के जरिए मरी पहुंचाया जाता है। अगर सयाहों के पास खैमा हो तो मुश्कपुरी के ऊपर एक खूबसूरत रात गुजारी जा सकती है और आजकल तो कैंपिंग का सीजन भी चल रहा है, तो आप लोग जाएं और जाकर इसको एक्सप्लोर करें इससे पहले कि सर्दियां आ जाएं। आलूदगी से पाक होने की वजह से मुश्कपुरी के ऊपर आसमान इंतहाई साफ होता है। सितारे बिल्कुल करीब दिखाई देते हैं। मरी बहुत नीचे महसूस होता है और दूर इस्लामाबाद अपनी लकीरदार पीली रोशनियों में खोया नजर आता है। मुश्कपुरी पर सुबह जिंदगी का प्यारे दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उस जगह पर जिसके लिए आप ट्रैक पे पूरी हाइक करके आते हैं, घोड़ा लेकर आते हैं, जितनी भी मुश्किलात काट के आते हैं। कोई 1 घंटे में सफ़र तय कर रहा है, कोई 2 घंटे में, कोई 3 घंटे में, चाहे आप लालाजार ट्रैक से आएँ, डूंगा गली ट्रैक से आएँ या किसी भी और ट्रैक से आएँ। जब ड्रोन आपको ये इस वक्त फुटेज दिखा रहा है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये है डेड एंड, जिसको कहा जाता है मुश्कपुरी टॉप। ये इतना खूबसूरत ये सरफेस जो है, ये ग्रीन लश किस्म की सरफेस, ये आप लोग देख सकते हैं। पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, हम लोग मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, लोग हमें कहते हैं कि अच्छी जगह है, यूरोप भी प्यारा है, यूएस भी खूबसूरत है, यूके भी, लेकिन अपना पाकिस्तान, इसकी क्या बात है। यहाँ पर आपको संगलाख पहाड़ मिलेंगे, सहरा मिलेंगे, इस किस्म के खूबसूरत पहाड़ मिलेंगे, बर्फ़ का मौसम मिलेगा। और ये मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि इस्लामाबाद में इस वक्त टेम्परेचर जो है वो गालबन है 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर मुश्कपुरी जो इस्लामाबाद से सिर्फ और सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर है, जो फासला बनता है ऑलमोस्ट तकरीबन आपके 2 घंटे लग जाते हैं। तो उस 2 घंटे की मुसाफियत के बाद आप जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैं अब यहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि इस पीक पर खड़े हुए कुछ पता नहीं है आपको कि कब बारिश आ जाए, ठीक है, कुछ पता नहीं है कि कब जो है वो सूरज आ जाए। जिस तरीके से यहाँ पर सूरज भी मौजूद है और बादल भी मौजूद हैं। और कुछ मैं आपको ये बताता चलूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी दे रहा हूँ क्योंकि बारिश बिल्कुल आने वाली है। यहाँ पर आप लोग जब आएंगे, सिक्योरिटी का इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद है, मुझे पुलिस वाले भी नज़र आ रहे हैं, टूरिज़्म पुलिस केपी की यहाँ पर मौजूद है। इस किस्म के छोटे ढाबे यहाँ पर 1-2 मौजूद हैं जहाँ पर आपको खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, स्नैक्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, पकोड़े, ये वो। और मैं ड्रोन से एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि मेरे इस पीक पर खड़े होकर बाईं जानिब ये है मीरन जानी, जो है 2990 मीटर हाइट पर, और ये जो है आपकी गलियात की मुश्कपुरी, ये है 2800 मीटर हाइट पर। इसके सामने हेज़ की वजह से आप लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन ये चोटियाँ नज़र आ रही हैं हल्की हल्की, ये हैं कागान नारान की पहाड़ी। अब ज़रा इस तरफ आ जाते हैं तो ये आपका आ जाता है खूबसूरत आज़ाद कश्मीर, जहाँ पर बाग आपको नज़र आता है। इधर से अगर वहाँ पर नीचे की तरफ चले जाएं तो उधर से आपको नज़र आएगा दरियाए नीलम गुजरता हुआ। जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है और जो मैंने इंटरनेट पर देखी है और जो मैंने मुशाहिदा किया, पूछा है, तो मुझे ये कहा जा रहा है। और उधर से अगर आप इस तरफ दरियाए नीलम के बिल्कुल सामने वहाँ पर देखें तो बूरबन मरी वो वहाँ से नज़र आता है। तो ये यहाँ का 360 व्यू है। और एक साइड जो रह गई है जहाँ से हम लोग आए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर हम लोग जब आते हैं
हम लोग बस हसल बसल में होते हैं कि ऊपर आ गए और अब जो है ना भागने की करते हैं। लेकिन यहाँ पर कैंपिंग भी पॉसिबल है। यहाँ पर आप अपना बारबेक्यू करना चाहते हैं तो घर से सामान लेकर आएँ, वो भी चीज़ें मुहैया की जाती हैं। यहाँ पर आप खुद जो है अपना कहीं पर भी कैंप लगाएं और वहाँ पर बैठ जाएं। और जहाँ पर मैंने बैठ जाने की बात की तो मैं खुद ये समझता हूँ कि सबसे बेस्ट जो चीज़ है यहाँ पर करने के लिए, जो सबसे बेस्ट काम है वो मेरा कैमरा अगर कैप्चर करे कि इस तरह की कोई सरफेस लें और आपका मुंह होना चाहिए किसी भी एक पहाड़ी की तरफ, ठीक है, उसकी तरफ फेस करें और सुकून से बैठ जाएं। और यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के जो है ना अपनी ज़िंदगी के ज़रा लम्हात, ज़रा औराक उनको खोलें और देखें कि किन के साथ आपने ज़्यादती की। और यहाँ पर बैठ के बहुत कुछ एहसास होता है आपको कि खुदा ने इतना खूबसूरत दुनिया को बनाया, तो दुनिया को हम लोग एक्सप्लोर क्यों नहीं करते। अपने पाकिस्तान को हम लोग देख लें तो हर चीज़ यहाँ पर हमें मुहैया की गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो एक मैसेज देना चाह रहे हैं और लाइफ की एक नई मंजिल और एक और सुबह की टीम कि हम लोग डिफरेंट लोकेशंस कवर कर रहे हैं और आप जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों ने सेगमेंट देखा होगा, उम्मीद है कि एंजॉय किया होगा और अब आप लोग सोच रहे होंगे उन प्यारे प्यारे मकामात के बारे में जो हमने आप लोगों को दिखाए हैं और विज़िट भी करेंगे इंशाल्लाह। हम आते हैं दोबारा से की तरह। सर आप भुट्टो के बारे में बता रहे थे अपनी और उनकी दोस्ती के बारे में, ये बड़ी हिस्टोरिक चीज़ें हैं, तो प्लीज़ उसी चीज़ को कंटिन्यू करें। फिर जब उससे दोस्ती हो गई, ही वाज रेगुलर इन टच विद मी, तो फिर हुआ ये कि मैं उनको कसूर ले गया। ये वो ज़माना है कि किसी की हिम्मत ही पड़ती थी कि अयूब खान को नाराज़ करे और भुट्टो को इनवाइट करे। जैसे मैंने कहा अल्लाह ने मुझे जुर्रत रिंदाना दी हुई थी, तो आई टुक हिम टू कसूर। कसूर में बड़ा इसको वेलकम हुआ, लाठी चार्ज वाला भी हुआ लेकिन उसको बड़ा वेलकम हुआ। मैं वहाँ इनको ले गया बुले शाह, वहाँ मैंने इनकी दस्तारबंदी कराई और वो इसके ऊपर गले में इनका वो अपना दुशाला वाला डलवाया और बड़ा उनको वेलकम कराया। ठीक है। अब हम आ रहे हैं वापस मेरी हवेली पर और वो पीछे 8-10-15 गाड़ियाँ आ रही हैं, तो हम वी आर कमिंग बैक टू आवर हवेली। तो वाइल वी आर कमिंग, तो मैंने भुट्टो से कहा कि मैंने कहा कि सर हैव यू एनी आइडिया अबाउट द सेंट वेयर आई टुक यू? ही सेड आई नो हिम वेरी लिटिल। मैं कहा ही वाज अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी, ये पंजाब का सबसे बड़ा इनकलाबी बंदा है, इससे बड़ा इनकलाबी पंजाब ने पैदा ही नहीं किया। एंड ही वाज अगेंस्ट स्टेटस को, ही वाज अगेंस्ट द फ्यूडल सोसाइटी ऑफ पंजाब एंड फ्यूडल सोसाइटी वाज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द मुल्लाज। ये मुल्लाज के भी खिलाफ था। मैं कहा ये तो बहुत 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 बड़ा आदमी है। मैंने कहा इसने एक नारा दिया था कि मांगो बंदिया अल्लाह कोलों जुली गुली कुली, मांगो बंदिया अल्लाह कोलों जुली गुली कुली। तो भुट्टो ने कहा मिस्टर कसूरी व्हाट्स मेंट बाय जुली गुली कुली? मैंने कहा जी जुली जो है वो कपड़ा है, उसी गुली जो है रोटी है और कुली मकान है। कहते हैं दिस इज वेरी पावरफुल स्लोगन। मैं कहा यस इट्स अ वेरी पावरफुल स्लोगन, दैट्स व्हाई आई हैव नरेटेड यू। कहते व्हाई कांट वी मेक इट ए स्लोगन ऑफ आवर पार्टी? मैं कहा गो हेड जी, मैं तो इसलिए आपको सुनाया थी। सो दिस रोटी कपड़े मकान का नारा कसूर से दिया गया। क्या बात है, क्या बात है। वंडरफुल वंडरफुल सर। तो फिर जी चीज़ ये है कि
अब 70 का इलेक्शन हुआ, 70 के इलेक्शन में टोटल सीटें थी 300 उसी, जिसमें के 169 सीटें जो थी वो थी ईस्ट पाकिस्तान को, एंड 131 जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान को। तो आउट ऑफ 131 भुट्टो को मिल गई 82 82, और मुजीबर रहमान को आउट ऑफ 169 167 ही लॉस्ट ओनली 2 सीट्स। एक नूरुल मीन साहब की जो कि कायद आज़म के साथी थे, दूसरी राजा त्रिदेव रॉय जो कि चकमाक टाइप का जो सरदार था और यहीं आ गया था, वो ही माइग्रेटेड टू पाकिस्तान और यहीं ही वाज इनक्रिमिनेटेड, उसकी चिता को यहीं जलाया गया, ही वाज अ बुद्धिस्ट। तो वो राजा त्रिदेव रॉय जो है, ये 2 आदमी इलेक्ट हुए, बाकी कंप्लीट स्वीप जो था वो लेके अपना मुजीबर रहमान। अब चीज़ है कि अब मरला आना था ट्रांसफ़र ऑफ पावर का। अब चीज़ ये है कि भुट्टो के 3-4 बयान बड़े इम्पोर्टेंट हैं। उसका पहला बयान जो है वो है अपना 14 फरवरी 1971, और वेन्यू है हयात मोहम्मद खान शेरपॉज हाउस इन पेशावर, और जहाँ उसने कहा कि अपना वी विल नॉट बी गोइंग टू ढाका because we would be treated as double hostages and that we will be going to slaughter house, कि हम ढाका इसलिए नहीं जा रहे होंगे कि हम मैदान कताल में जा रहे होंगे और हम वहाँ दोहरे यरगमाल बन जाएंगे। ये तो ऐसे ही जब मैं कहूँ जी मैं कराची गया तो मैं दोहरा यरगमाल हो जाऊँगा, इसका मतलब मैं कराची को मैंने पाकिस्तान से निकाल दिया। तो भुट्टो मोमूल बातें करने का बड़ा शातिर था कि अगर कोई उससे पूछ रहे तो उसका दूसरी भी एक्सप्रेशन दे सकता था। उसका दूसरा बयान जो है वो है 28 फरवरी 1971, वेन्यू है इकबाल पार्क लाहौर, और वहाँ कोई 1.5 लाख के मजमे को तकरीर करते हुए कहा कि जो जाएगा ढाके मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, और जो जाएगा ढाके वो यकतरफा टिकट पर जाएगा। गोइंग टू ढाका मीन गोइंग टू पार्लियामेंट, क्योंकि उस वक़्त सीट ऑफ पार्लियामेंट जो थी वो ढाका थी और सीट ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो इस्लामाबाद थी, जैसे आज भी है। तीसरा उसका बयान है 14 मार्च 1971, निश्तर पार्क कराची, जो पहले उसका नाम था पटेल पार्क, अब निश्तर पार्क। तो वहाँ उसने कहा कि यू आर द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, आई एम द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, देयरफॉर सेपरेट ट्रांसफर ऑफ पावर इन ईस्ट पाकिस्तान एंड सेपरेट ट्रांसफर ऑफ पावर इन वेस्ट पाकिस्तान। तो ये अब्बास अथर बड़ा फेमस होता था जर्नलिस्ट, उसने आज़ाद उस्मानी अखबार होती थी उसकी, अब्दुल्ला मलिक उसका एडिटर होता था, उन्होंने एक सुर्खी लगा दी 7 कॉलम की, इधर तुम इधर हम, वो जो उनको पीपल पार्टी वो आज तक चिपकी हुई है, बड़ी वो धोने की कोशिश करते वो चिपकी हुई है, इधर तुम इधर हम। और लास्ट उसका जो बयान है, जब अपना 25 को मिलिट्री एक्शन स्टार्ट हुआ, मार्च को सी जनरल याया ने वहाँ दोनों पार्टीज़ के लीडर, सारी पार्टियों के लीडर्स को बुलाया एंड टू रिजॉल्व द इशू सो दैट पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए। वहाँ अपना जो है अपना सेटलमेंट नहीं हुआ तो मिलिट्री एक्शन हुआ, स्टार्ट हुआ ढाके से, और उस वक्त जब ढाके से स्टार्ट हुआ तो वो भुट्टो जो था उस वक्त जो पीसी ढाका भुट्टो जो या जान के उसको छोड़ आया ताकि अपनी आंखों से देखे मिलिट्री एक्शन। तो ये ऊपर वाली स्टोरी में अप एंड डाउन चल रहा था भुट्टो, और शराबी हुआ हुआ था, और एक शराबी बंदा हो जिसकी जहाँ रट लग जाए, सुई फंस जाए, वहाँ वहीं फंस जाए। वाइल शिप इज सिंकिंग रैट हैज रन अवे, वो या खान चला गया इसको छोड़ के पीछे, वाइल शिप इज सिंकिंग रैट हैज रन अवे, इसी यहीं उसकी सुई फंसी हुई। तो खैर अगले दिन या खान ने इसको मिलिट्री एक्शन दिखाकर इसको भी जहाज दे दिया, यहाँ वापस आ गए। When he landed on 26th March, the entire world press was there. और जब ये उतरा तो प्रेस ने पूछा इस मिलिट्री एक्शन के बारे में, व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट इट। तो भुट्टो बीइंग ए डेमोक्रेट, बीइंग ए पर्सन बिलीव्ड इन रूल ऑफ लॉ, बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, क्या कहता है,
थैंक गॉड पाकिस्तान हैज़ बीन सेव्ड। उसको तो आज बयान देना चाहिए था कि आज पाकिस्तान के टूटने की बुनियाद रख दी गई, आज पाकिस्तान के टूटने की न्यों रख दी गई। जब आपने मेजॉरिटी पार्टी का घन बचा कोलू कर दिया, फिर पीछे रह क्या गया? परफेक्ट। लेकिन इसने कहा कि थैंक गॉड पाकिस्तान। अब ये सारी चीज़ें वो हैं जो रिकॉर्ड की मैं बातें कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब चीज़ ये है कि जब इसने जब कहा कि जो जाके टांगे तोड़ दूंगा जा, अब मेरे लिए बड़ा एक था। अच्छा मैं ये बताऊं कि आई वॉज द ओनली पर्सन इन पीपल पार्टी जिसको भुट्टो अपने घर में ठहराता था। भुट्टो अपने घर में किसी को ठहराता नहीं था, बट आई यूज टू गो एंड स्टे लाइक अ फैमिली मेम्बर। और प्रोटोकॉल ये होता था कि वो हेड ऑफ टेबल पर बैठा हुआ है, तो राइट हैंड पर बेगम भुट्टो, लेफ्ट पर मैं, देन मुर्तज़ा, देन बेनज़ीर, देन शाहनवाज, देन सनम। That used to be protocol. I was treated like a part of the family. Yes. और मैं इतना पावरफुल था कि मैं जिसको कोई उंगली लगा देता पीपल पार्टी में वो कुछ चीज़ बन जाता था। और ये आसफ अली जरदारी का बाप हाकिम अली जरदारी, ही वाज माय पॉलिटिकल वर्कर। उसी जब मैं कराची में अपना दादाजी नारायण जी भाई सेंट्रल सेक्रेटरी से फारूक होके मैं 70 क्लिफ्टन के लिए निकलता था, तो भाग के आता था कि कसूरी साहब जब आप चेयरमैन साहब के साथ खाना खा रहे होंगे तो इतना कह दिए कि हाकिम अली नवाब शाह में बड़ा काम है। मैं कह देंगे उसी थी। तो ये अब चीज़ ये है, एक तरफ दोस्ती है, और वो शख्स ने मुझे सेंट्रल कमेटी का मेंबर भी बनाया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी लेके आया, हाईएस्ट अवार्ड भी दिया। ये सारी चीज़ें अपनी जगह मुसलमा है। ये नहीं कि मुझे कोई चीज़ मैंने मांगी और मुझे नहीं मिली और उसके रिएक्शन में मैं खड़ा हो गया। नो, मेरे पास तो हर चीज़ थी। ठीक है। एक तरफ दोस्ती है, लेकिन और दूसरी तरफ पाकिस्तान से वफादारी है। अब मैं इसके दरमियान फंसा हुआ हूँ। और मैंने 1-2 दिन बड़ा रातों को जाग के मैंने सोचा मुझे क्या करना है मेरा था। तो आखिर मेरे दिल की से आवाज़ भाई कि स्टैंड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ। उसी पार्टियाँ कई आएंगी, कई लीडर आएंगे, स्टैंड फॉर पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान के साथ आज खड़े हो जाओगे तो ये तुम्हें सारी 100 साल के बाद भी दुनिया याद करेगी कि एक आदमी था जो मगरबी पाकिस्तान से सेशन अटेंड करने। आई वॉज द ओनली मेंबर फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान हु वेंट टू ढाका ऑन 3rd March 1971 टू अटेंड द सेशन। अगर वो एक अकेला, और अगर वो सेशन हो जाता तो आज हंसता बसता पाकिस्तान एक होता। वो सेशन नहीं हुआ तो आधा पाकिस्तान टूट गया, फौजें हार गईं और हज़ार बेगुनाह लोग मारे गए। तो ये जो मेरा फैसला था, आज उसको तारीख जो है बड़ी, आज BA और MA में जो हिस्ट्री की किताब पढ़ाई जाती है, टेक्स्ट बुक, बाकी तो लोग पैसे दे के लिखवा लेते हैं, उसी टेक्स्ट बुक जो है उसमें मेरे पर 3 सफ़े हैं और उसमें लिखा हो कि अहमद रज़ा कसूरी कौन था, उसकी सोच क्या थी, उसका तर्ज अमल क्या था, उसका विजन क्या था। वंडरफुल। तो वो ये हुआ, लेकिन इस पे और मजीद काम होने की जरूरत है। अब चीज़ ये है जी, अभी तो होना जी, अभी कोई मुझे 8-10 साल मिल गया तो मैं इस बात को आगे लेके चलूंगा इंशाल्लाह सर। जिंदगी ने दे दी। एक ब्रेक के बाद हम लोग 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी सुनना चाहते हैं। बस एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे और फिर 1973 के उसी के ऊपर बात होगी, फिटनेस पे बल्कि हम जाएंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे और फिर आप लोगों से लेंगे इजाज़त। एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। बात हो रही है 1973 के आइन के हवाले से, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक टॉपिक है और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानने की ज़रूरत है हम जैसे यंगस्टर्स को। तो सर उसके बारे में बताएं। देखिए जी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है। हमारे यहाँ पहला जो पैकेज अंग्रेज़ ने दिया, जब अंग्रेज़ ने देखा कि इनको थोड़ी सी अकल आ गई है, तो वो लोकल बॉडीज़ जो रिफॉर्म्स हैं 1881 में, उसको कहते हैं लॉर्ड रिपन रिफॉर्म्स। तो वो दैट वाज द फर्स्ट पैकेज कि इनको थोड़ी सी अकल आ गई है। फिर उसमें क्योंकि था वो अपना जॉइंट इलेक्ट्रेट और वो हमें सूट नहीं करता था, हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मिनॉरिटी में थे। देन वी मेट सी अंडर द लीडरशिप ऑफ अपना आगा खान टू लॉर्ड मिंटो, और हमने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया जाए। तो
उसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। फिर जो 1909 का पार्लियामेंट का एक्ट बना, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, इंडियन एक्ट ऑफ 1909, उसमें ये जो था अपना हमें सेपरेट इलेक्टेड दे दिया गया थी। फिर थोड़ा देखा, अब थोड़ी सी इनमें अकल और आ गई है, तो 1919 में एक एक्ट आया, उसी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। उसमें उन्होंने डायरकी सिस्टम दिया। डायरकी सिस्टम ये था कि जो सूबों में जो लोग इलेक्ट हो के आए थे, उनको जो छोटी छोटी वजारतें थी, माइनर लाइक सप्लाई, सिविल सप्लाई, ये वो इनको दे दी गई। जो मेजर थी लाइक फाइनेंस अपना और लाइक होम, वो जो गवर्नर के जो एडवाइज़र थे अंग्रेज़, उनको दे दी गई। उसको कहते हैं डायरकी सिस्टम। उसी फिर उन्होंने देखा बहुत ज़्यादा अकल आ गई इनमें उसी, तो फिर 1935 का एक्ट आ गया। 1935 के एक्ट के तहत जो है पहली दफ़ा हिंदुस्तान में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनी। उससे पहले हिंदुस्तान में जो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब हाई कोर्ट के फैसले थे, वो प्रीवी काउंसिल कोर्ट लंदन में जाते थे उसी। अब वो फैसले जो हैं वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को बयान खुद जा रहे हैं। हाँ। और सूबों में मुकम्मल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, जो आज कल 18वीं थी, ये मुकम्मल 35 में आ गई। ठीक है। 35 के एक्ट के तहत 1937 में इलेक्शन हुआ। 1937 में इलेक्शन हुआ तो 9 या 10 सूबे थे इंडिया के, उसमें कोई 8 सूबों में जो थी वो कांग्रेस जीत गई उसी। अपना पंजाब में यूनिस्ट पार्टी थी, लोकल पार्टी थी उसी, वो सर सिकंदर आ गया। अपना फ्रंटियर में था डॉक्टर खान साहब, कांग्रेस पार्टी इसी तरह से आ गई। अब यहाँ जो थे हिंदुओं ने जो है हिंदुत्वा इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और हिंदू एजुकेशन सिस्टम उसी वो और बंदे मातरम वो इंट्रोड्यूस करें। और सबसे बड़ी बात, मुसलमानों को उनकी तादाद के मुताबिक ना पॉलिटिकल हिस्सा दिया, ना फाइनेंशियल हिस्सा दिया, ना सोर्सेज में हिस्सा दिया। अब ये जो थी टू नेशन थ्योरी जो कि रामा कबाल ने 1930 में इलाहाबाद के खुतबे में दी थी, जो कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक पहुंची थी, उसकी सैचुरेशन, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अवाम नास में नहीं था। अब अवाम नास को सडनली समझ आने लगी कि यार ये तो सही कह रहे हैं लीडर, ये तो हम इनके साथ चल ही नहीं सकते। ये तो दो धारे हैं जो जिनका दीन मुख्तलिफ है, हिस्ट्री मुख्तलिफ है, सोच मुख्तलिफ है, ये तो कहीं इनका संगम हिंदुस्तान में हो ही नहीं रहा। नाउ 37 के इलेक्शन से और 1943 साल के अंदर एक ऐसी मूवमेंट चली थी टू नेशन थ्योरी की कि फैसला ये हुआ कि हम जो है हिंदुस्तान का बंटवारा करना होगा। हिंदुओं ने एक तारीख चलाई क्विट इंडिया, कि अंग्रेज़ों को कहा तुम निकल जाओ, और मुसलमानों ने चलाई डिवाइड एंड क्विट, तकसीम करो और फिर जाओ उसी, पहले तकसीम करो। फिर जो लास्ट झटका जो लगा अंग्रेज़ को उसी, शायद अंग्रेज़ अभी टिका रहा था उसी। अंग्रेज़ असल में ये जो आज़ादी है ना, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है, और बहुत सारे और मुल्कों को, वो दूसरी जंग अजीम का है हिटलर का। हिटलर ने अंग्रेज़ की जो है ना माशी कमर तोड़ के रख दी, कमर को तोड़ के। अब यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने एक आर्मी बनाई थी, उसको कहते थे INA, इंडियन नेशनल आर्मी। वो अब वो इनका जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, पहले पुलिस आती थी, फिर इंडियन आर्मी, और ब्रिटिश आर्मी को ये पीछे रखते थे। और ये ब्रिटिश आर्मी ज़्यादातर पहाड़ों पर, मसूरी, डलहौजी, देहरादून, मरी पहाड़ों पर रहती थी। उनको लास्ट टाइम पे बुलाते जब बड़ी ज़रूरत पड़ती, वरना नहीं आते थे। अब ये अपना इंडियन नेशनल आर्मी बन गई, और लास्ट जो नेल था उनके इंपीरियलिज्म में, वो है बॉम्बे म्यूटनी। बॉम्बे में 1946 में बगावत होगी नेवी के अंदर। अब अंग्रेज़ ने समझा कि यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। ठंडे मुल्क के लोग थे, उन्होंने कहा बजाय कुत्ता कुत्ता होकर निकले, इज्जत से निकल जाए। तो उन्होंने ये अपना 1947 में एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो है अपना जो ये फैसला किया गया कि वो एरियाज़ जो कंटिगुअस हैं, जुड़े हुए हैं उसी, वहाँ अपना जहाँ हिंदू हैं और जुड़े हुए हैं वहाँ हिंदुस्तान बनेगा, और वो एरिया जो अब मेजॉरिटी हैं और जुड़े हुए हैं
वहाँ पाकिस्तान बनेगा। ठीक है। अगर इन दोनों प्रिंसिपल को रखें तो कश्मीर शुड हैव बीन पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वो हमारे साथ जुड़ा भी हुआ था और मेजॉरिटी भी था। तो चीज़ ये है जी कि ये सारी चीज़ें डेवलप हुई, उसके बाद हम आज़ाद हो गए। उसके बाद कायद आज़म की एक तकरीर है 11 अगस्त 1947 की, जब उन्होंने ओथ ली एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की का दिबाचा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन के अंदर उसको एज ए दिबाचा रखा जाना चाहिए था, क्योंकि उसमें जो कायद आज़म का जो विजन है, क्योंकि ही इज़ द फादर ऑफ नेशन। मैंने कोई दौलताना का विजन या खान कयूम खान का विजन नहीं लेना, मैंने कायद आज़म के विजन पर जाना है। ही इज़ माई कंट्रीज फाउंडिंग फादर। तो वो उसका पूरा विजन है जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड मुस्लिम विल सीज टू बी ए मुस्लिम, हिंदू वुड बी सीज टू बी हिंदू एंड क्रिश्चियन विल बी सीज टू बी क्रिश्चियन, नॉट रिलीजियसली बट पोलिटिकली। यानी सियासी तौर पर सब बराबर होंगे। तो वो होना चाहिए था। उसके बाद हमारा 56 का आइन आता है 9 साल के बाद। हिंदुस्तान में बन जाता है 51 में, हमारा 9 साल के बाद बनता है और 9 साल में हमारे 7 या 8 प्राइम मिनिस्टर बदले जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने मजाकन कहा कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितने पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बदले जाते हैं। वहाँ 56 का आइन बनाया। 56 का आइन जो है वो अपना 2 साल के बाद 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लग गया और वो आइन ख़त्म हो गया। ठीक है सर, लेट्स कंक्लूड दिस। ठीक है, और हम लोग जो है वो फिटनेस का एक सेगमेंट है हमारा, उसकी तरफ भी हमने बढ़ना है। अच्छा। तो फिटनेस की सेगमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वसफ नईम हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और उनकी तरफ बढ़ते हैं और फिटनेस का सेगमेंट आप लोग देखें। थैंक यू सो मच हलीमा एंड नजम। वेलकम टू फिटनेस सेगमेंट। आज जो हमारा वर्कआउट है ये फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट है और इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि हमें किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो हम डंबल्स यूज़ करते हैं, या मैं कहती हूँ डंबल्स नहीं है तो वाटर बॉटल्स यूज़ कर लें, सोफ़ा यूज़ कर लें, चेयर यूज़ कर लें, बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप अपनी बॉडी के साथ ही इतना रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे कि आपको डंबल्स वगैरह की किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो वर्कआउट मैं बताने लगी हूँ ये वोकेशन फ्रेंडली वर्कआउट है। मतलब अगर आप वोकेशंस पे जा रहे हैं या आउट ऑफ सिटी हैं और आप जिम जाते हैं और आप इस बारे में परेशान हैं कि मैं जिम नहीं जाऊंगा, मेरा सेशन मिस हो जाएगा, तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जो अभी मैं एक्सरसाइजेस बताऊंगी, जो सर्किट होगा वो इतना इंटेंस होगा कि वो आपको बहुत अच्छा पंप दे देगा। जैसे आप जिम में जाके पंप अपने मसल्स को करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये आपके लिए इफेक्टिव है और टाइम एफिशिएंट है। तो ऑलमोस्ट ये आपका जो वर्कआउट है ये 20 to 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। 7 एक्सरसाइजेस का सर्किट है, फुल बॉडी एक्सरसाइजेस हैं। एक एक्सरसाइज को आप 45 सेकेंड या 30 सेकेंड्स के लिए परफॉर्म करें डिपेंडिंग अपॉन योर ओन फिटनेस लेवल, ठीक है। और फॉलोड बाय 20 सेकेंड का रेस्ट या फिर 15 सेकेंड का रेस्ट, जितनी में भी जल्दी आपकी बॉडी जो है, कोशिश करें इसमें रेस्ट कम रखें ताकि हम अच्छा पंप दे सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्कआउट में। पहले वार्म अप करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि मैं भी मेन वर्कआउट बता रही हूँ तो आपने वार्म अप लाजमी करना है, क्योंकि वार्म अप आपके मसल्स को हीट अप करेगा, टेम्परेचर को राइज करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, इट विल मेक यू रेडी फॉर द मेन वर्कआउट। तो सबसे पहले 5 से 7 मिनट का वार्म अप करने के बाद आपने इस मेन वर्कआउट में जंप इन करना है। तो पहली इसकी एक्सरसाइज है दैट इज़ प्रिजन स्क्वाट, जिसमें आपने जैसे कैदी होता है ना अपने यहाँ पर हाथ रख लेता है, उसी तरह से प्रिजन स्क्वाट है। गोइंग टू डू सिंपल स्क्वाट्स, ठीक है। स्क्वाट का पोस्चर हमेशा बताया मैंने कि आपका नी आपके टो से पास ना करे, आपकी दोनों टांगों का रिलेशन ठीक रहे, ना इनवर्ड मूवमेंट हो ना आउटवर्ड मूवमेंट हो। मैं साइड से भी करके दिखा दूँ, ये पोजीशन है आपकी। वेरी नाइस। ये आपने 30 सेकेंड या 45 सेकेंड तक परफॉर्म किया, देन आप 15 से 20 सेकेंड का रेस्ट लेंगे, थोड़ा सा एक्टिव रेस्ट लें जिसमें आपकी बॉडी जो है मूव करती रहे। जंप इन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी क्लोज ग्रिप और वाइड ग्रिप पुशअप। अगर आप एडवांस में हैं तो आप अपने टोस के ऊपर भी पुशअप कर सकते हैं और फिर ये वाइड, बिल्कुल। और अगर आप बिगनर हैं, आपके लिए मुश्किल है पुशअप करना, तो आप अपने नीज पर भी कर सकते हैं। तो ये पोजीशन है, ये वाइड ग्रिप है जिसमें मेरे जो आर्म्स का डिस्टेंस है वो मेरे चेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा और मेरे पाम्स आर डायरेक्टली अंडर माई शोल्डर लाइन। वाइड, देन आपने अपने हाथों को क्लोज किया, देन क्लोज, देन वाइड। और पुशअप का प्लीज़ पोस्चर मेंटेन रखा करें, हिप्स को इंगेज जो है हिप्स ऊपर नहीं उठाने, ये कोई पुशअप नहीं है। पूरी बॉडी के साथ नीचे आना है
और पूरी बॉडी के साथ ऊपर जाना है। तो ये आपने वाइड और नैरो पुशअप्स किए हैं, ठीक हो गया। इसको आप 45 सेकंड्स 30 सेकंड्स परफॉर्म करेंगे, देन आप रेस्ट लेंगे 20 से 15 सेकंड्स का, और फिर जंप इन करेंगे थर्ड एक्सरसाइज पर, जो हमारे लंजेस हैं। लंजेस मैंने बहुत दफ़ा करके दिखाया है, बट इसको इंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जिस टांग का लंज कर रहे हैं फॉरवर्ड लंज, और उसी टांग का हम बैकवर्ड लंज भी करेंगे। बैक स्ट्रेट रखना है और इतना स्लो करेंगे आपका बैलेंस मेंटेन रहे। 30 सेकंड टू 45 सेकंड आपने एक टांग को दिया, फिर आपने दूसरी टांग पर शिफ्ट हो जाना है। फॉरवर्ड लंज एंड देन रिवर्स लंज, एक ही गो में। अगर आप इसको थोड़ा सा इंटेंस करना चाहते हैं तो आप बीच में स्टॉप किए बगैर ले सकते, फॉरवर्ड देन जंप बैक टू रिवर्स, फॉरवर्ड एंड देन जंप बैक टू रिवर्स। इसको आप इंटेंस बना सकते हैं। अगेन 45 ईच एक्सरसाइज आपने की ईच लेग पर, ठीक हो गया। अब आप फोर्थ एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपके इनर थाइस को टारगेट करेगा और अच्छा खासा पंप दे देगा। सुमो हमेशा बताती हूँ, दिस वन, आपके टोज आउटवर्ड है, आपके नीज आउटवर्ड है, और जो आपकी टांगों का रिलेशन है, डायरेक्शन है, वो भी आउटवर्ड है, इनवर्ड नहीं है। तो ये सुमो पल्स हैं। अगर आप इसको और इंटेंस करना चाहते हैं तो आप साथ में टोज भी उठा, अपने हील्स को भी उठा सकते हैं, ताकि आपके काफ्स भी साथ में एंगेज हो जाए। एंड ये 45 सेकंड्स करने के बाद इसको थोड़ा और मज़ीद इंटेंस बनाना चाहते हैं तो जो आपका ब्रेक का साइकिल है ना, जिसमें 20 सेकंड आपने ब्रेक लेना है, उसमें आप होल्ड भी दे सकते हैं। तो ये आपके मसल्स को इतना पंप कर देगा, इतना लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा बर्निंग शुरू हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छा पंप मिल रहा है। देन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करेंगे जो हमारी बैक को टारगेट करेगी। आपने लेट जाना है मैट पर सीधा, ठीक है। इसे सुपरमैन टू प्लैंक पोजीशन कहेंगे। दिस इज सुपरमैन देन इनटू प्लैंक। ये प्लैंक में आ गए, देन आप पुशअप की तरह हल्का सा नीचे जाएंगे, पूरा लेट जाएंगे, एंड देन सुपरमैन एंड गो बैक टू प्लैंक। और पूरी बॉडी के साथ उठना है। अगर मुश्किल लग रहा है उठना तो नीज के साथ उठ जाए और फिर प्लैंक में आ जाए, फिर नीज रख के वापस पुशअप की तरह। दिस इज सुपरमैन। अगेन इस एक्सरसाइज को भी आप 45 सेकंड्स के लिए परफॉर्म करेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगी आपको। माउंटेन क्लाइंबर जो हम लोग करते हैं, कार्डियो की एक्सरसाइज है, लेकिन इसको हम इस तरीके से करेंगे कि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, कि आपके मसल्स अच्छे खासे एंगेज होंगे। पहला पॉइंट है इसमें कि आपने कोर लाजमी एंगेज करनी है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया हुआ कोर कैसे एंगेज कर सकते हैं। इफ समबडी इज अबाउट टू पंच योर स्टमक, तो आप अपना पेट टाइट कर लेते हैं कि मुझे दर्द ना हो, बट एट द सेम टाइम यू आर एबल टू ब्रीथ। तो ब्रीदिंग आपने नहीं रोकनी, पर आपके कोर एंगेज हो। तो अभी जो एक्सरसाइज करूंगी उसमें मेक श्योर करें कि आपकी हर मूवमेंट जो आप कर रहे हो उसमें कोर एंगेज हो। पाम शुड बी डायरेक्टली अंडर योर शोल्डर्स। प्लैंक पोजीशन में आप आ जाएंगे, और क्रॉस क्लाइंबर्स हैं। आप नी को अपने अल्टरनेट आर्म के एल्बो की तरफ लेके जाओगे, ठीक है। और कोर एंगेज है। जब आगे आओगे एक्सहेल, जब पीछे जाओगे इनहेल, एक्सहेल इनहेल। इसमें मैं मूवमेंट को फास्ट नहीं करी, असल में मसल माइंड कनेक्शन बना रही हूँ और कोर को एंगेज किया हुआ है, और ब्रीदिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस दे रही हूँ। वेरी गुड। 45 सेकेंड्स आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, एंड देन आप करेंगे अपनी कोर की, जो प्योरली आपकी कोर को टारगेट करेगी एक्सरसाइज। इसमें आप कर सकते हैं क्रंचेस या वी सेट क्रंचेस कर सकते हैं, हाफ क्रंचेस भी कर सकते हैं, और फुल क्रंचेस भी कर सकते हैं। ये ऊपर आएंगे तो स्क्वीज देना अपने स्टमक को, एक्सहेल एंड देन गो डाउन स्लो। और अगर इसमें थोड़ा सा आप एडवांस चाहते हो तो आप बाइसिकल क्रंचेस कर लें। दिस वन, ये हमेशा मैं बताती हूँ क्योंकि ये फुल कोर को आपको टारगेट कर रहा है, और साथ साथ आपके ओब्लिक्स को भी। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, और वन लेग एट अ टाइम। साइकिल नहीं चलानी है, मसल माइंड कनेक्शन बनाएं, एक टांग को एक टाइम पर। 1 2 3 4 5 6 टिल 45 सेकेंड्स, ठीक हो गया। ये आपका सर्किट था, 7 एक्सरसाइजेस का फुल बॉडी सर्किट था। ये आपने रिपीट करना है 3 दफ़ा। 45 सेकेंड्स आपका इंटरवल टाइम है, वर्क इंटरवल है, और 20 से 15 मिनट्स आपका रेस्ट इंटरवल है। बट आप इस इंटरवल की जो रेंज है उसको अपनी फिटनेस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप 30 सेकेंड का भी कर सकते हैं वर्क इंटरवल, और 20 सेकेंड का कर सकते हैं रेस्ट इंटरवल।
तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, वोकेशन फ्रेंडली है, टाइम एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। थैंक यू। जी वेलकम बैक टू द शो। आज पहली दफ़ा है कि हम लोग 2 घंटे में सिर्फ एक ही गेस्ट के साथ बात कर रहे हैं और ये भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कहना कि अभी हम लोग सिर्फ मेरे ख्याल से 10 साल की हिस्ट्री तक ही पहुँचे हैं और वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुँच गया है और लग रहा है जैसे इसके जो है इस हिस्ट्री के सेशन के बहुत सारे सेशंस करने पड़ेंगे, बहुत सारी एपिसोड्स करनी पड़ेंगी, तब ये जाके कहीं कंक्लूड होगा सिलसिला। तो सर आपकी तरफ बिल्कुल हमारे पास लास्ट मेरे ख्याल से 10-12 मिनट है। आई विल ट्राई टू जी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। अब चीज़ है जी कि उसके बाद अयूब खान आ गया, उसने एक आइन बनाया, वो कहलाता है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। वो क्योंकि वो अयूब खान ने खुद बनाया था, जैसे ही अयूब खान 26 मार्च 1969 को गया चला और यहिया खान ने टेक ओवर कर लिया, वो आइन भी साथ ही ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है भुट्टो ने टेक ओवर किया। 16 अगस्त 1971 को फॉल ऑफ ढाका हो गया और भुट्टो ने टेक ओवर किया एज ए फर्स्ट टाइम एज ए सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। यानी दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा कि कोई सिविलियन एज ए चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और एक लेटर के ज़रिए और वो इट टुक प्लेस ऑन 20th of December 1971 एट रावलपिंडी। भुट्टो ने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद भुट्टो ने 1972 में एक बनाया इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि असेंबली जो थी आधी जो असेंबली थी वेस्ट पाकिस्तान वो इंटैक्ट थी और वो अभी तक उसका सेशन ही नहीं हुआ था। तो पहला सेशन कोई अप्रैल वगैरह में हुआ 72 में और हमें एक ड्राफ्ट के तौर पर दिया गया एक मसौदा, किसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो थी। तो वो 3 दिन में पाकिस्तान का जो पहला इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972 है वो पास कर दिया। अब उसके तहत भुट्टो जो था, अब पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, अब वो बन गया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस आइन के तहत। फिर 1973 में अब फैसला हुआ कि परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। अब मैं आ गया 73 पर। 73 में यू सी ये पहला सेशन जो हुआ अपना, जहाँ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान was converted into a constituent assembly of Pakistan through a notification by the President of Pakistan। तो ये 19 फरवरी 1973 को पहला सेशन हुआ। अब इस सेशन में थोड़ी सी मैं आपको इसकी इन्वायरमेंट बताऊँ, यू विल एंजॉय इट। इस सेशन में हाजिरी तो खैर सवाल ही पैदा था, इट वाज 100% हाजिरी। इसमें तीनों सर्विसेज चीफ and chairman joint chief of staff committee by order of the president they were sitting in the official gallery। तमाम entire supreme court उसी अपना तमाम चारों गवर्नर्स, चारों चीफ मिनिस्टर्स, चारों चीफ सेक्रेटरीज, चारों इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और फिर अपना जो है अपना एडिशनल सेक्रेटरी ऑनवर्ड उसी पूरी की पूरी गवर्नमेंट वहाँ बैठी हुई थी। यानी ऑफिशियल गैलरी में जगह नहीं थी बैठने को, लोग वो आइल्स के अंदर ज़मीन पर बैठे हुए थे, जैम पैक्ड। और पीछे जो गैलरी थी उसमें फ्रॉम ए टू जी द इंटायर डिप्लोमेटिक कोर वहाँ बैठी थी, जो ऑफिशियली प्रेसिडेंट के इन्विटेशन पर आई हुई थी। एंड दे वर आइदर हेडेड बाय द प्रेसिडेंट देयर एम्बेसडर और शादी फेयर नंबर 2, वो बैठे हुए वो नोट्स ले रहे थे। ये है एनवायरनमेंट उसी, और दिल रखने की जगह नहीं है। अब अमन नास का कोई बंदा नहीं है, जगह ही नहीं है। तो उसमें हफीज़ पीरज़ादा एज ए लॉ मिनिस्टर वो बिल को इंट्रोड्यूस करता है और वो कोई 1.25 घंटे की तकरीर करता है और उसके बिल के जो हैं सेलियंट पॉइंट, उसके ख़त ख़ाल उसको इंट्रोड्यूस करता है अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके बाद वो बैठ जाता है। जब वो बैठ जाता है तो स्पीकर जो है चौधरी फजल आई, वो फादर जो बाद में प्रेसिडेंट बन गया था, चौधरी फजल आई वली खान से, हु वाज द अपना लीडर ऑफ द कंबाइंड ऑपोजिशन,
उससे पूछता है कि वली खान, who will open up the debate on behalf of combined opposition? तो वली खान खड़े होते हैं और वो कहते हैं अहमद रज़ा खान कसूरी. नाउ दिस इज ह्यूज बिग ऑनर. लॉ तो दिन में 3 बन जाते हैं. आइन तो कौमों की तारीफ में एक दफ़ा बनता है. और उस आइन की इफ्तिताह भी मैंने की, इनॉग्रल स्पीच भी मेरी है और वाइंड अप स्पीच भी मेरी है. और मैंने उस पर 250 अमेंडमेंट, ऐसे कहीं कॉमा भी डाल के मैंने अमेंडमेंट डाल दी, क्योंकि सेकंड अमेंडमेंट में इवन अगर अपना जो स्पीकर मेरी शक्ल पसंद नहीं करता, ही हैज़ टू कॉल मी बिकॉज मैंने काम फाइल किया हुआ है. ये जैसे आजकल खड़े होते हैं ऐसे, ये असेंबली का तरीका नहीं होता. यू हैव टू फाइल योर वर्क. तो मैं सही रात काम करता था. ठीक है. अपना स्टेनो साथ लेके आता, सारी रात टक 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 होती थी काम. तो वो फिर मैंने ओपन अप किया डिबेट और मैंने वाइंड अप किया. और उस असेंबली में कंबाइंड अपोजिशन कौन कौन बैठा हुआ है? अपना वहाँ असम दियार वली नहीं बैठा हुआ, वली खान बैठा हुआ है. वली खान बैठा. वहाँ फजल रहमान नहीं बैठा हुआ, मुफ्ती महमूद बैठा हुआ है. वहाँ अंस नूरानी नहीं बैठा हुआ, मौलाना नूरानी मियाँ बैठे हुए हैं. वहाँ अपना सरदार शौकत हयात बैठा हुआ है. वहाँ अपना हासिल बजिंजो नहीं, वासफ बजिंजो उसका बाप बैठा हुआ है. वहाँ अपना जो है अपना खैरबख्श मरी ट्राइब का सरदार बैठा हुआ है. वहाँ खुर्शीद महमूद कसूरी नहीं, मियाँ महमूद अली कसूरी बैठा हुआ है. अब ये सारे स्टालवर्ड बैठ, यू थिंक ऑफ ए लीडर एंड ही इज एट द फ्लोर ऑफ द हाउस. लेकिन अल्लाह की देन है कि ये इज्जत किसको मिल रही है? अहमद रज़ा खान कसूरी, हु इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. बिल्कुल, आई वाज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो ये मेरी जो मैं आज आपको उसका मसौदा दिया है, ये को 2.5 घंटे की तकरीर है मेरी. इसमें मैंने पूरा का पूरा आइन के जो है सेलिएंट फीचर्स पर मैंने डिस्कस किया. अब ये जो हमारा जो आइन था, इसमें इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो ये है. इससे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें प्रोविंशियल ऑटोनमी है, इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा जो कि कुरान और सुन्नत से अगर कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो कोर्ट्स विल डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड. तो ये सारी चीज़ें हैं. इसको हम कहते हैं ग्रुंड नॉर्म अपनी लॉ की ज़ुबान है. यानी ये आइन का महवर है. आइन का मगज़ है जी. तो ये वो दी गई. और इसमें जो है इस आइन में जो है जो हमने जुडिशरी को बड़ा मैंने प्रोटेक्ट किया. ये ला रहे थे जजेस की अपॉइंटमेंट थ्रू असेंबली, तो मैंने कहा ये तो सारे जजेस पॉलिटिकल हो जाएंगे अगर असेंबली ने किया. उस पर मेरा बड़ी प्रेजेंटेशन है. फिर अपना भुट्टो ने कहा कि नया पाकिस्तान, तो उस पर फिर मैंने कहा कि आई डोंट बिलीव एंड आई डोंट एक्सेप्ट न्यू पाकिस्तान. फॉर मी देयर इज़ ओनली वन पाकिस्तान एंड दैट इज़ कायद-ए-आज़म पाकिस्तान. मैं किसी पाकिस्तान को नहीं मानता. और बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर है. और आखिर में मैंने इसको वाइंड अप किया. मैंने कहा अगर मेरी ये गुजारिशात हैं इस आइन के ऊपर, अगर इनको कबूल ना किया गया, ना माना गया, तो फिर मैं ये कहने में हक बजा होऊंगा कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता. तुमने छीना है हमारा सकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं. चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता. फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो. ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता. वंडरफुल सर. तो स्पीकर ने कहा मिस्टर कसूरी आप 2 दिन से तकरीर कर रहे हैं, 1.5 घंटा एक दिन बोला, घंटा नाउ स्टॉप इट. मैंने कहा कि सर आई हैव narrated the truth and now it has become part of this country's history. Now you can't do anything. See, it is now all recorded.
So that is the history of 1973 Constitution. 1973 Constitution. अब उसमें कोई 31 के लगभग अमेंडमेंट हो गई हैं। अमेरिका ने जो आइन बनाया अपना 1979 में फिलाडेल्फिया हॉल, अपना लिबर्टी हॉल फिलाडेल्फिया में बनाया 13 रियासतों ने मिलके। अभी तक उनमें 21 या 22 तरमीमें हुई हैं और कोई 2.5 साल हो गए हैं। हमने ये कोई 50 साल में कोई 31 तक कर दी है। तो वी हैव डेवलप्ड रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। और जिस दिन हमने ये कर लिया जमहूरियत असूलों को, हाँ एक मैं और बता दूं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट गिव्स द प्रिंसिपल ऑफ ट्राइकॉटमी ऑफ पावर। नाउ ट्राइकॉटमी ऑफ पावर क्या होती है? ट्राइकॉटमी ऑफ पावर ये है कि जो हाकमियत है, रियासत की हाकमियत है, ये 3 शोबों में मुनक़सिम है। बिल्कुल। अदलिया, इंतज़ामिया और मुक़न्नना। इट इज़ डिवाइडेड इनटू जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड अपना पार्लियामेंट में थी। सो तीनों जो ये अदारे हैं, दे आर चाइल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर चाइल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नन ऑफ देम इज ओवर एंड अबव कॉन्स्टिट्यूशन। और जब आप अपने दायरा कार में रह के अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे, देयर विल बी ए स्मूथ सेलिंग इन द कंट्री। एंड जिस दिन आप अपनी हदूद और क़यूद को क्रॉस करके दूसरे की हदूद और क़यूद में एंटर होंगे, वहाँ तसादम जन्म लेगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक जमहूरी और एक आइन से मोहब्बत करने वाला मुल्क बनाए। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए, इतने नॉलेज के लिए, और यहाँ पर आने के लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने भी आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जो गाइडेंस देते रहें। चाहे अभी जो लोग हैं वो सुने ना सुने, लेकिन आने वाली नस्ल जो है उनको सुनना जो है वो लाजिम है। और मैं ये भी यहाँ पर अपनी ऑडियंस से एक वादा करना चाहूँगा कि ये फर्स्ट पार्ट था, हम सेकंड पार्ट भी इसका जनाब कसूरी साहब के साथ ज़रूर करेंगे, और वो हम कॉन्स्टिट्यूशन से आगे की कहानी क्योंकि अभी तो ये जाना ही नहीं कि आपकी अपनी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना, उसका फॉर्म कैसे आया, फिर उसके ऊपर काम हो रहा है, फिर एक वो अदलिया की मुहिम पूरी जो निकली, ठीक है, उसमें तो करंट सिचुएशन वो भी नहीं जानी, लेकिन जितना आपने वक्त दिया उसके लिए हम आपके मशकूर हैं। वंस अगेन मैं आपका और आपके इदारे का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और अपने नाजरीन से लेंगे इजाज़त इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक दें, और आप भी चाहते हैं अगर कोई हम टॉपिक डिस्कस करें तो उसके बारे में बताएं। बाकी मुलाकात होगी आप लोगों से कल। मुझे, हलीमा को, एक और सुबह की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।